हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिस इज हिमांशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू यू ऑल अकाउंट्स विला प्लेस फॉर कॉमर्शियंस। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपनी रिवीजन सीरीज में सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए। कुछ 3 चैप्टर्स रिमेनिंग बचे थे। फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब हम ये बचे हुए तीनों चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ मार्केटिंग की फिलोसफीज को समझना होगा। ठीक है, तो देखिए, मार्केटिंग की फिलोसफीज को पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मार्केटिंग फिलोसफीज, पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहली फिलोसफी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे और लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बनाएंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि हम प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट सस्ती आएगी, प्रोडक्ट सस्ता आएगा। अच्छी क्वांटिटी में बनाएंगे, प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। और सस्ता पड़ेगा तो कस्टमर आराम से प्रोडक्ट को खरीदेगा, जैसे चाइना में होता है। बहुत बल्क स्केल पे हम चाइना वाले प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए पर यूनिट प्रोडक्ट बहुत सस्ता पड़ता है। और वो प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पहले यूज होता था। आज भी कुछ कंट्रियां इनको यूज करती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है, मेन फोकस किया जाता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाओगे तो उसकी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी होगी, मतलब प्रोडक्ट बहुत सस्ता बनेगा और कस्टमर क्या करेगा, उसको खरीदेगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहता था कि हम प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करें। ज्यादा माल बनाओगे तो सस्ता पड़ेगा और कस्टमर तक इजीली अवेलेबल होगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है। अच्छा, इसके बाद आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट सेंटर्ड था, प्रोडक्ट फोकस था। इस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को ध्यान रखा गया और ये सोचा गया कि अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो कस्टमर अपने आप खरीदेगा। ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की गई प्रोडक्ट के ऊपर और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के थ्रू प्रॉफिट अर्न किया गया। जैसे बेसिकली एप्पल का ये स्टार्टिंग में मॉडल था, तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता था, प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता था और कस्टमर अपने आप खरीदते थे। तो ऐसे ही आजकल काफ़ी कंपनियां ये यूज़ करती हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचती हैं, अपने प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती हैं और कस्टमर अपने आप उनके पास आते हैं और प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फोकस किस पे, प्रोडक्शन पे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट दो, सस्ता पड़ेगा, कस्टमर अपने आप खरीदेगा और हम प्रॉफिट कमाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, है प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम फोकस किस पे करेंगे, प्रोडक्ट पे। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर अपने आप खरीदेगा, कस्टमर खरीदेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है प्रोडक्ट को छोड़ो, प्रोडक्शन को छोड़ो, मेन फोकस करो प्रोडक्ट बेचने पे। कैसे तैसे करके कस्टमर को बेवकूफ बनाओ, कुछ भी करो, प्रोडक्ट कस्टमर को दे दो, कस्टमर को प्रोडक्ट चेप दो, किसी भी तरीके से प्रोडक्ट बेचो। तो इसमें मेन फोकस किस पे हुआ, एग्रेसिव सेल एडवर्टीजमेंट के ऊपर, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट के ऊपर। जैसे ओप्पो और वीवो, इन लोगों ने काफी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करी थी उस टाइम पे, जब इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हाइप क्रिएट हो गया था, हर कोई ओप्पो वीवो के सेलफोन्स खरीदता था। तो प्रोडक्ट ठीक ठाक था और एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कर दी थी। ऐसे ही कोका कोला, पेप्सी, है तो सॉफ्ट ड्रिंक, चीनी मिली हुई है उसमें, लेकिन फिर भी वो अपनी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट के दम पे मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं और टॉप पे हैं। ठीक है, और लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इनमें मेन फोकस किस पे होता था, एडवर्टाइजिंग पे, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन। और ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बेचते थे और प्रोडक्ट बेचते थे तो कमाई होती थी, प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, देन प्रोडक्ट, देन सेलिंग। इन किसी भी कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर पे फोकस नहीं किया गया। या तो प्रोडक्ट पे किया गया, या प्रोडक्शन पे किया गया, या बेचने पे किया गया। कंज्यूमर का क्या, कंज्यूमर को भी तो एक प्रोडक्ट चाहिए अपने हिसाब से। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही कंज्यूमर से होता है। इसमें जो मेन फोकस होता है वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है। तो हम कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचेंगे। जब प्रोडक्ट कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बना होगा तो कंज्यूमर अपने आप खरीदेगा। तो यहाँ पे मेन फोकस किस पे किया गया, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे। इनका एंड ऑब्जेक्टिव था सेटिस्फाई द नीड ऑफ टारगेट मार्केट। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करो, कंज्यूमर अपने आप प्रोडक्ट खरीदेगा और आपका कंज्यूमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होगा। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा आपका। ठीक है, तो बेसिक रोल ऑफ द फर्म इज टू आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिट टू इट। तो इसमें किया क्या जाता है, एक मार्केट सिलेक्ट कर दी जाती है, उस मार्केट की नीड ढूंढी जाती है, कस्टमर को चाहिए क्या, उस कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। और जब
प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से बना है तो कस्टमर उसको ऑब्वियसली खरीदेगा। कस्टमर खरीदेगा तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, तो इसमें मेन फोकस किस पे किया गया? कस्टमर के ऊपर। अब इससे भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट जो आजकल चलता है वो है सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें कस्टमर पे तो फोकस किया जाता है, लेकिन साथ साथ सोशल वेलबींग पे भी फोकस किया जाता है। मतलब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन साथ साथ हम इन्वायरमेंट को भी देखेंगे, हम सोसाइटी को भी देखेंगे कि कस्टमर की नीड तो सेटिस्फाई हो ही, साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हो, सोसाइटी का भी बेनिफिट हो। जैसे हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, या ऐसा जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट डिसाइड करते हैं। इसमें जो मेन फोकस होता है वो कस्टमर की नीड एंड सोशल वेलबींग पे होता है। ठीक है, तो इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोशल वेलफेयर दोनों को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन, देन प्रोडक्ट, देन सेलिंग, देन मार्केटिंग एंड देन सोसाइटियल मार्केटिंग। तो अब इन सारे कॉन्सेप्ट में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, देन इंडिया में भी फैक्ट्रीज लगी, तो मेन फोकस होता था प्रोडक्शन के ऊपर, ज़्यादा माल बनाओ, सस्ता बनेगा, लोग खरीदेंगे। फिर धीरे धीरे वो फोकस प्रोडक्शन की बजाय क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे आने लगा कि बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर खरीदेंगे। फिर धीरे धीरे जब एडवर्टीजमेंट आई, टेलीविज़न आया, रेडियो आया, तो धीरे धीरे फोकस एडवर्टीजमेंट पे जाने लगा कि प्रोडक्ट चाहे थोड़ा बहुत अप डाउन भी चलेगा, आप एडवर्टीजमेंट अच्छी दो, अच्छी एडवर्टीजमेंट दोगे तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे और प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अब रिसेंटली एडवर्टीजमेंट से भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, अब कंपनियां कस्टमर की नीड के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हैं। और जब कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है तो कस्टमर अपने आप खरीदते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चेतक स्कूटर बहुत टाइम पहले 1990s में, 1995 में बहुत ज़्यादा चलता था। ठीक है, 2000 तक चला है, उसके बाद वो उसकी प्रोडक्शन बंद हो गई क्योंकि आउटडेट हो गई थी टेक्नोलॉजी। अब चेतक ने क्या करा, रिसेंटली मार्केट में स्टडी करी, कस्टमर को देखा। कस्टमर को आजकल पेट्रोल के प्राइसेस बहुत हैवी हैं, तो कस्टमर की ऊपर रिसर्च करके उन्होंने अपना चेतक का इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाला। और वो इतना अच्छा और कंफर्टेबल स्कूटर है कि उसमें आप अपनी फैमिली के साथ तीन चार लोग आराम से, दो लोग तीन लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, और अफोर्डेबल भी है, बहुत सस्ता, मतलब 10 रुपये 15 रुपये में चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ठीक है, तो कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर अपने आप सेटिस्फाई होगा। और सोसाइटियल मार्केटिंग में क्या हुआ, कस्टमर की नीड को तो देखो, लेकिन साथ साथ सोसाइटी को भी देखो, सोसाइटी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ई ई स्कूटर, ई कार्स इनका एग्जाम्पल है। अब इन सबको समझने के बाद अब हम समझते हैं मार्केटिंग को। मार्केटिंग होता क्या है? देखिए, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग वैल्यू। मार्केटिंग है क्या? एक प्रोसेस है जिसमें कस्टमर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करता है, पैसे देता है, सर्विस लेता है किसी वैल्यू के बदले, मतलब पैसे के बदले। अब मार्केटिंग के फीचर क्या है, वही ध्यान रखना, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वहीं से आएगा फीचर। तो सबसे पहले इसमें नीड एंड वांट्स को देखा जाता है, कस्टमर की नीड को देखा जाता है, नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट की जाती है। मतलब कस्टमर की नीड के हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो कस्टमर अपने आप डिमांड करेगा, डिमांड अपने आप क्रिएट होती है इसमें। ठीक है, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, offering a product or service having given feature like size, quality, taste, etc. तो कस्टमर की नीड को देखा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाया तो मार्केट में अपने आप डिमांड क्रिएट होगी। और साथ में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर की वैल्यू को ध्यान में रखा जाता है, कस्टमर सेंटर्ड होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कस्टमर की वैल्यूज को ध्यान में रख के बनाया जाता है, ये नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को दे दो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंज मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हम पैसे लेते हैं और सामान दे देते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग में इन्वॉल्व है एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो मार्केटिंग है क्या? कस्टमर की नीड एंड वांट्स को देखो, उसके हिसाब से मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करो, मार्केटिंग डिमांड क्रिएट करो, ऑफर करो एक प्रोडक्ट कि हमने आपके हिसाब से बनाया है, और उस प्रोडक्ट में कस्टमर की वैल्यू को ध्यान में रखा जाए। और जब ये सब हो जाएगा तो कस्टमर अपने आप आपको पैसा देगा और प्रोडक्ट एक्सचेंज में ले लेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब मार्केटिंग के फंक्शंस की बात करते हैं। मार्केटिंग काम कैसे करता है, क्या काम होते हैं मार्केटिंग के, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाता है कस्टमर के हिसाब से। तो सबसे पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर को क्या चाहिए? तो कस्टमर को पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, कस्टमर को ऐसी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए जो बहुत सस्ती हो।
कस्टमर इजीली खरीद सके और साथ साथ चार्ज भी आसानी से हो जाए। ठीक है, साथ साथ कुछ सोलर इलेक्ट्रिक स्टेशन भी इंस्टॉल हो जाए, तो ये कस्टमर की नीड है। अब इसके हिसाब से हम करेंगे क्या, मार्केटिंग, जो मार्केटर्स होते हैं वो कस्टमर की नीड के हिसाब से मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोशन, प्रोडक्ट एक्सेट्रा, तो मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं और साथ साथ प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं। वैसे ही कस्टमर की नीड के हिसाब से मार्केट प्लान करा कि कौन सी मार्केट में हम इसको बेचेंगे, साथ में प्रोडक्ट को उस हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल केटीएम बाइक है, ड्यूक बाइक है, ठीक है, ये R15 बाइक है, ये यंगस्टर्स के लिए है। ठीक है, और रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक है, वो एवरग्रीन बाइक है। बट हीरो होंडा, स्प्लेंडर, ये सब बाइक्स कौन सी हैं? ये सब बाइक्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं लोग। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सेल्समैन होते हैं, जो जोमेटो वगैरह के सेल्स पर्सन हैं, जो सामान डिलीवर करते हैं, डिलीवरी बॉय, उन सब के लिए सस्ती हैं क्योंकि पेट्रोल कम लेती हैं ये। ठीक है, तो उनके हिसाब से प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट करना, और अगर अच्छा डिजाइन होगा तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कस्टमर अट्रैक्ट होगा। अच्छा डिजाइन होगा, कस्टमर इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करना। स्टैंडर्ड एंड ग्रेडिंग, ग्रेड मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, और स्टैंडर्डाइज मतलब प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशन। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना देना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगा, ये क्वालिटी होंगी उसमें। और साथ में ग्रेडिंग कर देना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम कार्स खरीदने जाते हैं या बाइक खरीदने जाते हैं तो उनके दो तीन मॉडल होते हैं। एक टॉप मॉडल होता है, एक मिडिल मॉडल होता है, एक लोअर मॉडल होता है। तो इस हिसाब से ग्रेड कर देना और स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना कि हर एक में एटलीस्ट इतने सेफ्टी नॉर्म्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अच्छा, इसके बाद साथ में कस्टमर सपोर्ट सर्विस देना। कस्टमर सपोर्ट सर्विस यानी ये नहीं कि आपने सामान बेच दिया और टाटा बाय बाय, अब कस्टमर अपने आप झेले। कस्टमर को बाद में भी सपोर्टिंग सर्विस देना कि जब आपने प्रोडक्ट बेच दिया तो आपकी कस्टमर की जो कंप्लेंट्स होंगी उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे उसको देखा जाएगा। तो ये मार्केटिंग के फंक्शंस हो गए। तो सबसे पहले मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं, कस्टमर को चाहिए क्या, कैसे हम सामान बनाएंगे, कैसे उस सामान की प्रोडक्शन होगी, कैसे प्रमोशन होगा, ठीक है, क्या उसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा। तो ये सब प्लानिंग होती है। इन सबको करने के बाद प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया जाता है। डिजाइन करने के बाद उसकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग होती है और लास्ट में कस्टमर सपोर्ट सर्विस दी जाती है प्रोडक्ट को बेचने के बाद। अब बेसिक एग्जांपल, हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी बनानी है तो हमने पहले मार्केट में रिसर्च किया, कस्टमर को क्या चाहिए। अब हमने डिसाइड कर दिया। अब जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को बनाना शुरू करेंगे। साथ में उसकी एडवर्टीजमेंट भी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट बनने से पहले ही उसकी थोड़ी थोड़ी एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाती है। आईफोन का न्यू फोन बाद में लॉन्च होता है, एडवर्टीजमेंट पहले आ जाती है। ठीक है, साथ साथ उसका प्रमोशन कैसे किया जाएगा, उसका प्राइस क्या रखा जाएगा, ये सब सारी प्लानिंग पहले की जाती है। अब जब सब कुछ हो गया, प्रोडक्ट का डिजाइन बन गया रेडी, और उसकी डेवलपमेंट शुरू कर दी जाती है। डिजाइन बना के उसकी डेवलपमेंट काम शुरू किया जाता है, प्रोडक्ट को बना दिया जाता है। अब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, अब उसकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग होगी। ग्रेडिंग मतलब क्लासिफिकेशन, कि भाई ये टॉप मॉडल है, ये मिडिल मॉडल है, ये लोअर मॉडल है। ऐसे ही स्टैंडर्डाइजेशन की इतना सेफ्टी फीचर सब में दिया जाएगा। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद जब प्रोडक्ट बेच देंगे तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी क्रिएट की जाती है, कि अगर प्रोडक्ट मान लो खराब हो गया, कोई डिफेक्ट निकल आया, तो कस्टमर कहाँ जाएगा, सर्विस सेंटर पहले क्रिएट किया जाता है। इतना सब करने के बाद में प्रोडक्ट बेचा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। इसके बाद मार्केटिंग की फिलोसफीज हो गई हमारी। अब हम शुरू करते हैं मार्केटिंग मिक्स को। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मिक्स, ये होता क्या है? मार्केटिंग मिक्स कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है जो जो एक फर्म प्रिपेयर करती है मार्केट ऑफरिंग, मतलब प्रोडक्ट को ऑफर करने से पहले। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो फर्म ऑफर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम शॉर्ट में 4 Ps भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, तो मार्केटिंग मिक्स इज द एलिमेंट ऑफ 4 कंपोनेंट्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम ऑफर कर रहे हैं, विच इज ऑफर टू द मार्केट फॉर एक्सचेंज, जो हम ऑफर करने वाले हैं वो प्रोडक्ट है। प्राइसिंग क्या होती है? प्राइसिंग जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा, जो फर्म की रेवेन्यू को अफेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लेस क्या होता है? प्लेस का मतलब, प्लेस या इसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, मतलब कैसे कस्टमर तक प्रोडक्ट आप पहुंचाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे पहले आप एक बार ओवरव्यू ले लो। एंड नेक्स्ट है प्रमोशन। तो प्रोडक्ट जो हमें बेचना है उसका प्राइस डिसाइड कैसे होगा, प्राइसिंग।
उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, और आखिरी कस्टमर तक लार्ज स्केल पे उसकी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना, प्राइस डिसाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे करना है, पहुंचाना कैसे है वो डिसाइड करना, और इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, प्रमोट कैसे करना है प्रोडक्ट को, तो प्रमोशन। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनको हम 4 पीस बोलते हैं। ये मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, प्रमोशन के अंदर इनकी पोटेंशियल कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और उनको परस्यूट करना कि आए वो सामान खरीदें, अलग अलग तरीके की अट्रैक्टिव एड्स देना ताकि कस्टमर हमारा सामान खरीदे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है आप सबको पता है, जो कंपनियां ऑफर करती हैं कस्टमर को पैसे के बदले, वो प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है ब्रांडिंग। प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग का मतलब होता है हमने एक प्रोडक्ट बनाया, अब कोई और उसको कॉपी कर सकता है, किसी को कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट का क्या नाम है, कैसे खरीदेगा वो। तो हम प्रोडक्ट को बनाने बनाने से पहले ही उसका एक ब्रांड नेम डिसाइड कर लेते हैं। कोई भी नाम, कोई भी सिंबल जो हम उसको देंगे उसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। अब इसमें 3 चीजें हैं, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। ध्यान से देखना, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड मतलब कोई भी नाम, सिंबल, डिजाइन जिससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके उसको हम बोलते हैं ब्रांड। अब ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम जिसको हम स्पीक कर सके, जैसे उजाला, एशियन पेंट, मैगी, अंकल चिप्स। तो ये क्या हो गया, ये ब्रांड नेम हो गया। अच्छा, ब्रांड मार्क क्या होता है, ब्रांड मार्क होता है जिसको हम सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। जैसे एप्पल का लोगो, उस लोगो के थ्रू हम एप्पल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ब्रांड मार्क हो गया। तो ब्रांड, नाम, सिंबल, कोई भी ब्रांड हो सकता है। और ब्रांड में 2 पार्ट हो गए, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम मतलब जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, और ब्रांड मार्क जिसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडमार्क क्या होता है, अगर मैं उसी ब्रांड को रजिस्टर्ड करा दूं तो वो ट्रेडमार्क हो जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, प्रोडक्ट बनाने से पहले हम उसका एक नाम रखते हैं, सिंबल रखते हैं, या कोई डिजाइन रखते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रांड। अब ब्रांड 2 टाइप के हो सकते हैं, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। जिस चीज को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं वो है ब्रांड नेम, और जिसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, कोई सिंबल है, कोई डिजाइन है, जैसे नाइकी का टिक है, ठीक है, एडिडास का अलग लोगो है, हर एक का, पोलो का अलग लोगो है, तो इस तरीके से जिसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते बट देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अच्छा ये ब्रांड का सामान है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांड मार्क। ठीक है, और अगर उसी ब्रांड को मैं रजिस्टर्ड करा दूं गवर्नमेंट के पास तो बन गया ट्रेडमार्क। अगर हम उसको लीगल प्रोटेक्शन दे दें तो वो ट्रेडमार्क बन गया। ठीक है, तो ये हो गई ब्रांडिंग। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये अलग अलग ब्रांड है, ये ब्रांड के सिंबल्स हो गए, ये वाला सिंबल। ठीक है, अब आप स्टारबक्स जाते हो तो स्टारबक्स का अलग सिंबल है, रिबॉक का सिंबल, एडिडास का सिंबल। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये तो हो गए ब्रांड मार्क। और ये जो नाम लिखे हुए हैं, जारा, गुची, ठीक है, ये एडिडास, पराडा, ये नाम जो है ये ब्रांड नेम हो गए। और अगर हम इसी को रजिस्टर्ड करा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेडमार्क बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये देखो इंडियन नेम्स है, ये ट्रेडमार्क है, इनको रजिस्टर कराया हुआ होगा इन्होंने। तो ये इन्फोसिस, ठीक है, अमूल, टीसीएस, टाटा कंपनी है, ओल्ड मोकरम, टाटा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इंडियन नेम्स है। चलो आगे आते हैं। इंडियन ब्रांड नेम है ये। और ब्रांड मार्क, अगर सिंबल होगा तो वो मार्क है, अदरवाइज इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं वो नेम है। और रजिस्टर्ड करा दो तो ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट आते हैं पैकेजिंग। अब पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की, ये सब बनने से पहले डिसाइड होता है, प्रोडक्ट को बनाने से पहले ब्रांड क्या होगा, पैकेजिंग कैसे होगी, लेबलिंग क्या होगी उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब क्या है, कोई भी कंटेनर, किसी भी तरीके का जो प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रोडक्ट को रैप करके देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैकेजिंग। ठीक है, कोई भी कंटेनर या कोई भी रैपर जो प्रोडक्ट के ऊपर होता है। अब पैकेजिंग 3 टाइप की होती है, एक प्राइमरी पैकेजिंग, एक सेकेंडरी पैकेजिंग, एक ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। इसको अच्छे से इस डायग्राम की हेल्प से देखो। देखो, ये टूथपेस्ट है, ये प्राइमरी पैकेजिंग है जिसके अंदर हमारा मेन प्रोडक्ट डला हुआ है। अब हमने क्या करा, इस टूथपेस्ट को हमने एक गत्ते के रैपर में डाल दिया, इसको हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस, ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट के पैक हमने इस मेन कंटेनर में डाल दिए ताकि हम इसको ट्रांसपोर्ट इजीली कर सके, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। अब पैकेजिंग की क्यों जाती है, प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, मेनली प्रोडक्ट को सेफ रखना ही पर्पस होता है पैकेजिंग का।
ठीक है, साथ में थोड़ी बहुत प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है, पैकेजिंग के ऊपर नाम वगैरह सब कुछ लिखा होता है, तो उससे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है लेबलिंग। अब लेबल क्या होता है? लेबल होता है एक तरीके का डिजाइन, एक चिट जो पैकेजिंग के ऊपर लिखी होती है, जिसमें प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसका मेथड, उसके इंग्रेडिएंट, उसका एमआरपी, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी, ये सब कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। ये लेबलिंग होती है। अब देखो जैसे यहाँ ये कोका कोला का लेबल है, इस पे देखो न्यूट्रिशन फैक्ट्स, इंग्रेडिएंट, सब कुछ लिखा हुआ है, क्या है, कितना कंटेंट आपको लेना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर पैक के ऊपर लिखी होती है। तो ये लेबल है। अब आप देखो ये सब प्रोडक्ट बनने से पहले डिसाइड हो रहा है कि क्या क्या कंटेंट होगा, किस हिसाब से बनेगा। अब इन सब को ध्यान में रख के हम प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट बनने के बाद, प्रोडक्ट बन बन गया, उसकी ब्रांडिंग हो गई, नाम वाम सब कुछ हो गया, उसकी पैकेजिंग भी डिसाइड कर ली, उसकी लेवलिंग भी डिसाइड कर ली, सब कुछ कर लिया, प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। अब प्रोडक्ट बन गया, अब उसको बेचना है, बेचने के लिए क्या चाहिए? प्राइसिंग। तो अब प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी? तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। तो प्राइसिंग को अब डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस को डिसाइड करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो दोनों दोनों टाइम पे कंपनी की प्राइसिंग अलग अलग होगी। ठीक है, तो अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रोडक्ट क्वालिटी, तो फर्म हायर प्राइस चार्ज करेगी। अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, हायर प्राइस चार्ज करो। जैसे एप्पल है, प्रोडक्ट की वैल्यू 50,000 भी नहीं होगी, बेचेगा 1 लाख का। ठीक है, अगर या फिर अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है लार्ज मार्केट कवर करना, बहुत बड़े स्केल पे बेचना, तो सस्ता बेच दो। जैसे रेडमी, रियलमी, ठीक है, ये मार्केट साइज बहुत लार्ज कवर करते हैं और अपना फ़ोन सस्ते में बेच देते हैं। एप्पल का मार्केट साइज कम है लेकिन प्रोडक्ट महंगे में बेचता है, महंगा बेचता है, तो प्रॉफिट लगभग इक्वल होता है, बल्कि एप्पल का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, प्राइस हाई रखो। अगर हमारा मोटिव मार्केट कवर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्राइस लो रखो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट। अच्छा, पहला तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। ज़्यादा कमाना है तो प्राइस ज़्यादा रखो, बड़ा एरिया कवर करना है तो प्राइस कम रखो। अगला है प्रोडक्ट की कॉस्ट। दो तरीके की कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करती है। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है तो हम प्राइस ज़्यादा रखेंगे। अगर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है तो हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्रोडक्ट का प्राइस रख लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन बनाने की कॉस्ट आई 5,000, तो 5,000 कॉस्ट आई, सब कुछ मिला मिला के एडवर्टीजमेंट वगैरह मिला के मान लो 8,000 आई, और 5,000 उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, एडवर्टीजमेंट वगैरह मिला के 8,000 आई, तो अब मैं उसको 10,000 में बेच दूंगा, 2,000 का प्रॉफिट मार्जिन मैंने रख लिया। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट। नेक्स्ट है कंपटीशन। अगर कंपटीशन है ही नहीं, अगर कंपटीशन नहीं है तो अपनी मन मर्जी के जो मर्जी प्राइस रखो। लेकिन अगर हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है, तो ऐसे में सरवाइव कैसे करोगे? अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो ऐसे में हमें प्राइस क्या रखना पड़ता है? लो रखना पड़ता है। ठीक है, अगर हाई कंपटीशन है तो लो प्राइस रखना पड़ेगा, और अगर नॉट फेसिंग एनी कंपटीशन तो हाई प्राइस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एप्पल जैसे प्रोडक्ट में और कोई लेट उनको कंपटीशन दिखता नहीं कि कोई और टक्कर देगा, जैसे सैमसंग थोड़ी बहुत कोशिश करता है देने की, तो उन्होंने प्राइस हाई रखा हुआ है। अब बेसिक एग्जांपल देता हूँ इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे का कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, प्राइस अपनी मनमर्जी से डिसाइड करते हैं वो। हालांकि वो सब्सिडाइज प्राइस होते हैं लेकिन फिर भी प्राइस अपनी मनमर्जी से डिसाइड होते हैं। लेकिन वहीं अगर हाई लेवल ऑफ कंपटीशन आ जाए, जैसे ओला, उबर, ठीक है, एक रैपिडो आ गया, इनमें तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। अब जियो, एयरटेल, इन सब में उससे पहले आइडिया होता था, वोडाफोन होता था, एयरसेल होता था, बहुत तगड़े लेवल पे कंपटीशन चलता था, तो वो प्राइसिंग अपनी बहुत लो रखते थे। जियो ने तो फ्री ही कर दिया था। ठीक है, तो कंपटीशन। यूटिलिटी एंड डिमांड। अगर प्रोडक्ट की, अभी यहाँ पे डिमांड का रूल लग गया, डिमांड ज़्यादा तो प्राइस भी ज़्यादा, डिमांड कम तो प्राइस भी कम। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो अब हम उसको सस्ते में बेचने की कोशिश करेंगे, और वही अगर डिमांड ज़्यादा है तो हम प्राइस भी अपने हिसाब से रखेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलरिटीज, रेगुलेशंस। कभी कभार क्या होती है, गवर्नमेंट भी कुछ कमोडिटीज के प्राइस को फिक्स कर देती है, उससे ज़्यादा पे बेचना अलाउड नहीं है। जैसे कोविड आया था तो N95 मास्क, सैनिटाइजर, इन सब के प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए थे। ऐसे ही रेलवे की टिकट्स के प्राइस भी फिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है जिसके प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, उससे ज़्यादा पे बेचना अलाउड नहीं है। और अगला है मार्केटिंग मेथड यूज्ड।
कौन सा मेथड हम मार्केटिंग का यूज करेंगे उससे भी प्रोडक्ट के प्राइस अफेक्ट होता है। अगर मान लो मैं किसी टीवी एंकर को, किसी शाहरुख खान को या मान लो सलमान खान को बुला के एक एडवर्टीजमेंट करा रहा हूँ, तो करोड़ों रुपए तो वही ले जाएंगे एडवर्टीजमेंट के। तो मुझे अपना प्रोडक्ट ऑटोमेटिक हाई रखना पड़ेगा। और अगर मैं नॉर्मल टेलीविजन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, खर्चा कम आएगा। लेकिन क्योंकि एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम आएगा तो प्रोडक्ट भी सस्ता होगा। ठीक है, तो ये मार्केटिंग मेथड भी अफेक्ट करते हैं। तो अब बताओ प्राइसिंग को क्या क्या अफेक्ट करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है तो प्राइस हाई रखो, और एरिया कवर करना है तो सस्ता बेच दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर ज़्यादा आ रही है तो प्राइस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि कॉस्ट रिकवर हो सके, और कॉस्ट कम आ रही है तो सस्ता बेच दो। कंपटीशन, कंपटीशन है ही नहीं, अपनी मनमर्जी के प्राइस रखो। कंपटीशन है, प्राइस कम रखने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा कस्टमर कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। अच्छा, यूटिलिटी एंड डिमांड, तो प्राइस हमें इतना रखना होता है कि कस्टमर की को हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, और वैसे भी अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते हैं अपनी मनमर्जी से, और डिमांड ही नहीं है तो हमें सस्ता बेचना पड़ेगा धीरे धीरे ताकि डिमांड क्रिएट हो सके। गवर्नमेंट की रेगुलेशन, गवर्नमेंट भी इंटरवेन करती है प्राइसिंग में। और साथ साथ अगर हम हाई कॉस्ट मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट यूज़ करेंगे तो हमें प्रोडक्ट को भी महंगा बेचना पड़ेगा ताकि खर्चा रिकवर हो सके। ठीक है, तो प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया। अगला है प्लेस। प्लेस यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखिए प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेस होता है, मतलब ऑर्डर आता है कस्टमर का। उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, यानी रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा जाता है और प्रोडक्ट को बनाया जाता है। बनाने के बाद वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोर करना, प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। और साथ में इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब स्टॉक मेंटेन करके रखा जाता है। अब देखो इसको एक डायग्राम के थ्रू देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गई। 1 सेकेंड, हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गई। कस्टमर ने मोबाइल के थ्रू ऑर्डर बुक किया, टेडी बियर चाहिए, इसका ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। तो स्टोर से, जहाँ पे भी स्टोर होगा वहाँ से ये प्रोडक्ट ला के पैक कर दिया गया। पैक करने के बाद इस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट करने के बाद इसकी क्या हो गई, डिलीवरी हो गई कस्टमर तक, एंड कस्टमर तक इसकी क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। तो ये हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो डिलीवरी हो गई जहाँ पे भी आप हैं उस हिसाब से, और पेमेंट हो जाएगी ऑनलाइन ही। तो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ऑर्डर प्रोसेस होता है। ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद हम उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ऑर्डर को कलेक्ट करते हैं अपने वेयर हाउस से। वेयर हाउस मतलब जहाँ हमने सामान स्टोर किया हुआ है, और कस्टमर तक भेज देते हैं। और साथ साथ हमें इन्वेंट्री कंट्रोल भी करना पड़ता है। इन्वेंट्री कंट्रोल करने का मतलब है स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि कस्टमर अगर प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है तो हमारे पास सामान होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए देने के लिए। ठीक है, और अगर इन्वेंट्री का लेवल हाई होगा, हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हाई विल बी द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, बट कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री इज ऑल्सो हायर। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये है हमें स्टॉक को मेंटेन करके रखना होता है। अगर स्टॉक खत्म हो जाएगा तो कस्टमर सामान खरीद ही नहीं सकता, और अगर ज़्यादा सामान भर के रख दिया तो वो खराब होने का खतरा है और उसको मेंटेन करने में खर्चा ज़्यादा आएगा। तो एक इन्वेंट्री कंट्रोल करके एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी होती है हमें। अब इसके बाद है, तो प्रोडक्ट हो चुका, प्राइस हो चुका, प्लेस हो चुका, आखिरी है प्रमोशन। तो अब प्रमोशन कैसे किया जाता है। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या है, टूल्स जो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो सब, ये तो बड़ा आसान टॉपिक है। सबसे पहला एडवर्टीजमेंट। क्या होता है एडवर्टीजमेंट, कुछ नहीं, एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है विच इज पेड बाय द मार्केटर टू प्रमोट द गुड्स ऑफ सर्विसेज। सो मार्केटिंग है क्या, कुछ नहीं, पेड फॉर्म है, इम्पर्सनल मेथड ऑफ प्रमोशन है। मतलब हम जाके एक एक घर पे जाके लोगों को नहीं बताते, टीवी में एडवर्टीजमेंट देते हैं, लोग अपने आप खरीद लेते हैं। और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब कुछ कंपनियां हैं जो पैसे लेके एडवर्टीजमेंट बनाती हैं और एडवर्टीजमेंट को टीवी पे ब्रॉडकास्ट करवाती हैं। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट क्या है, पेड फॉर्म है, इम्पर्सनल मेथड है, हमें घर घर नहीं जाना पड़ता, सीधा ही एक ऐड दिखाई और लार्ज एरिया कवर हो गया। और साथ में ऐसी कुछ कंपनियां हैं, कुछ स्पॉन्सर्स कंपनी है जो ये एडवर्टीजमेंट बनाती हैं और इसका सारा खर्चा उठाती हैं। ठीक है, बदले में हम उनको पेमेंट दे देते हैं। तो पहला टूल हो गया एडवर्टीजमेंट। दूसरा है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है, हम घर घर जाके फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। इसका इसका फीचर क्या है, पर्सनल फॉर्म है, घर घर जाके बेचना पड़ता है। ठीक है, इससे एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन कस्टमर एंड सेल्समैन और मार्केटिंग। तो जब हम घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते हैं तो
प्रोडक्ट को आसानी से इजीली कस्टमर को समझा पाते हैं, और एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर। अगला है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है? मॉल्स वगैरह में आप लोगों ने स्कीम देखी होंगी, बाय वन गेट वन। ठीक है, 20% ऑफ, 30% ऑफ। तो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स जो इनकरेज करते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बाय वन गेट वन, 400 ml के साथ 200 ml ऑफ एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक होती है। इससे क्या होता है, एकदम से कंपनी की सेल्स बढ़ती है। ठीक है, आखिरी है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं पब्लिक के सामने अपनी कंपनी की अच्छी इमेज बनाने के लिए। जैसे कोका कोला शुगर बेचती है, हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ठीक है, फिर भी वो काफ़ी सारे चैरिटी प्रोग्राम चलाते हैं। कोक स्टूडियो आप लोगों ने देखा होगा, कोक स्टूडियो आता है यूट्यूब के ऊपर, उसमें बैंड्स आते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं अपनी। तो जो बेकार कंपनी है, जो बेकार हार्मफुल प्रोडक्ट बनाती हैं, वो भी बहुत सारे चैरिटीज और प्रोग्राम चलाती हैं। ठीक है, क्यों? ताकि कस्टमर के माइंड में उनकी एक अच्छी इमेज बन सके। ठीक है जी। तो ये था हमारा पब्लिक रिलेशन। तो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। प्राइस के अंदर प्राइस कैसे डिसाइड होगा। ठीक है। प्लेस के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं प्लेस के। और प्रमोशन के अंदर टूल्स, तो एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन, ये हो गए इसके टूल्स। ठीक है। तो ये हमारा मार्केटिंग चैप्टर खत्म हो गया। इसके मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कवर कर दिए सारे के सारे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। चलिए दोस्तों, अब दो चैप्टर हमारे बचे हैं, एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक है फाइनेंशियल मार्केट। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल मार्केट करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करेंगे। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट करते हैं। अब लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको कुछ डायग्रामेटिकली शो करना चाहता हूँ अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। तो देखिए, पहले 1 मिनट इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट यानी ऐसी जगह जहां से कंपनी फंड ले सके, पैसा ले सके। ठीक है, बोरोइंग एंड लैंडिंग्स के लिए एक ऐसा प्लेस जहां से हम इजीली बोरो एंड बोरो कर सके। ठीक है। तो अब देखिए, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को हमने बोला मनी मार्केट, एक को हमने बोला कैपिटल मार्केट। अगर हमें पैसे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो हम जाएंगे मनी मार्केट में, शॉर्ट टर्म। और अगर हमें पैसे मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो हम जाएंगे कैपिटल मार्केट में। ठीक है, कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग्स, एंड मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग्स। ठीक है, मनी मार्केट को आरबीआई कंट्रोल करता है, जबकि कैपिटल कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करती है। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ये सब इसके बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, बस नाम ध्यान रख लो। और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये सब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है। अब कैपिटल मार्केट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को मैंने बोला प्राइमरी मार्केट, एक को मैंने बोला सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होती है? ऐसी मार्केट जहां पे कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है। तो सबसे पहले अगर कंपनी अपने शेयर इशू करेगी डायरेक्टली कस्टमर को, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जैसे आईपीओस कंपनी लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या एफपीओस, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, अगर कंपनी लॉन्च करती है तो डायरेक्टली इन्वेस्टर को इशू करती है, बदले में पैसे लेती है। तो ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और जहां पे एग्जिस्टिंग शेयर्स को कंपनी कंपनी ने ऑलरेडी इशू किया हुआ है, उन एग्जिस्टिंग शेयर्स को कस्टमर आपस में, जो शेयर होल्डर्स है वो आपस में सेल परचेज करते हैं, तो ऐसी मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी हमारी शेयर मार्केट। तो मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज that have been already been sold in the primary market are bought and sold among the investors। तो ऐसी जगह जहां पे हमने ऑलरेडी सामान बेचा हुआ है, वो सामान ऑलरेडी जो कंपनी ने शेयर इशू किए हुए हैं, उनको जो शेयर होल्डर्स है वो आपस में, इन्वेस्टर्स जो है वो आपस में सेल परचेज करते हैं। तो ऐसी मार्केट को कहते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इशू करने वाली मार्केट प्राइमरी, जहां पे ऑलरेडी इशूड शेयर को हम सेल परचेज करें, वो सेकेंडरी। इसी को हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, सेल परचेज होता है, वो शेयर मार्केट है। और दो मेन शेयर मार्केट है, एक बीएससी और एक एनएससी। अच्छा, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में बना था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और एनएससी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है जी।
तो अब आगे बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान रखना। जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर मार्केट इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, ये टॉप 30 कंपनीज का से मिलके बनता है। और एनएससी का जो इंडेक्स है वो, उसको हम निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी 50। तो ये टॉप 50 कंपनी से मिलके बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, शेयर मार्केट दो तरीके की, बीएससी एनएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीएससी ओल्डेस्ट है। बीएससी का जो इंडेक्स इंडेक्स है वो सेंसेक्स कहलाता है, एनएससी का निफ्टी 50, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट फर्स्ट टाइम इशू करने वाली, सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग इशूड शेयर की सेल परचेज करने के लिए, ठीक है। मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म। तो अब ये थोड़ा सा बेसिक हो गया इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर को फटाफट से शुरू करते हैं। और कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसको आरबीआई कंट्रोल करता है, मनी मार्केट को, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से इस चैप्टर के ऊपर और इसको खत्म कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। एक ऐसी मार्केट जहां पे हम सामान नहीं बल्कि फाइनेंशियल फंड्स का, फाइनेंशियल असेट्स का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बाजार जहाँ पे फाइनेंशियल लेन देन होता है, ऐसे बाजार मार्केट को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ये दो तरीके से हो सकती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है, जिनकी मेच्योरिटी 1 साल तक के लिए होती है। और कैपिटल मार्केट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है। इसमें डेट और इक्विटी दोनों आ जाते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट इज फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म 1 ईयर फंड्स। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, कैपिटल मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स होते इन्वॉल्व होते हैं। और कैपिटल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब आ गए। इसमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स आ गए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट सिक्योरिटीज हैव अ लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटले, इसमें बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट होती है। जबकि कैपिटल मार्केट में थोड़ी स्मॉल इन्वेस्टमेंट आउटले है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट। अच्छा, इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है जिनकी मेच्योरिटी 1 साल के लिए है, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हाईली लिक्विड होते हैं, और ये जो है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये लेस लिक्विड होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर या डिबेंचर, ये लेस लिक्विड है। और जबकि हमारे पास अगर कमर्शियल पेपर है या ट्रेजरी बिल है तो वो मोर लिक्विड है। इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर सेफर, मिनिमम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो इसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स 100% सेफ होते हैं, इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बहुत कम होता है। बट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो रिस्की होते हैं, जैसे शेयर डिबेंचर आपने खरीदे किसी कंपनी के, कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी गया, तो ये ज्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स यील्ड लेस रिटर्न, क्योंकि इसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। अब कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। शेयर्स के रेट एक एक दिन में डबल ट्रिपल हो जाते हैं, ठीक है। तो रेट, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा। अब देखिए, कैपिटल मार्केट के दो टाइप जो मैंने अभी आपको समझाए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। इसको हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर न्यू सिक्योरिटीज आती हैं जो हम फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्टली कंपनी शेयर इशू करती है, सिक्योरिटी आर सोल्ड बाय कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली। इसमें फंड फ्लो फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या, हम लोग डायरेक्टली जाते हैं और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, कंपनी की कैपिटल क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, प्राइम जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो कौन डिटरमिन करता है, कंपनी डिटरमिन करती है कितने के शेयर्स बेचने हैं, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली बेच रही है तो कंपनी डिसाइड करेगी कितने के शेयर बेचने हैं। और इसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती, कंपनी डायरेक्टली अपना सामान बेचती है, शेयर्स बेचती है, ठीक है। बट सेकेंडरी मार्केट में होता क्या है, एक पर्टिकुलर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे हम परचेज और सेल कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की, ठीक है। बाइंग और सेलिंग दोनों होती है इसमें। और रेट, लेकिन यहाँ पे कोई कंपनी डिसाइड नहीं करती, डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। प्राइस आर डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के ऑनर है वही आके एक्सचेंज करते हैं सिक्योरिटीज का, कंपनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंपनी नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, ठीक है। और ये जो है एनहेंस लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटी, डायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें होता क्या है, हम जाके अपनी डायरेक्टली शेयर्स बहुत डायरेक्टली बेच सकते हैं, तो ये हाईली लिक्विड होता है कि जाओ क्लिक करो शेयर बिक जाएंगे, ठीक है जी। तो सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बिकती है, कंपनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, प्राइस डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होता है। और साथ साथ इसमें हम खरीद बेच दोनों सकते हैं, ठीक है। बट प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली बेचती है अपने शेयर इन्वेस्टर को। और क्योंकि कंपनी डायरेक्टली बेचती है तो प्राइस भी वही डिसाइड करती है, और इसका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता, कंपनी कहीं से भी बेच सकती है। बट शेयर मार्केट की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब देखो जरा ध्यान से, स्टॉक एक्सचेंज है क्या। स्टॉक एक्सचेंज एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी एंड मार्केबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम शेयर्स को डायरेक्टली खरीदे बेच सकते हैं, और प्राइसिंग डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होती है।
सिक्योरिटीज की प्राइसिंग डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होती है, ट्रांजैक्शन बहुत सेफ है, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी रेगुलेट करती है, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है, इसको सेबी सेबी कंट्रोल करती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी बनाती है। और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में। करोड़ों अरबों रुपए डेली इन्वेस्ट होते हैं कंपनीज में, कंपनी और डेली सेल परचेज होती है, ट्रेडिंग होती है, फंड का फ्लो होता है, तो कंपनी की कैपिटल, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है। ये मनी को चैनलाइज करता है। अच्छा, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, लोगों के माइंड में सेविंग का, इक्विटी का, इन्वेस्टमेंट का एक विचार, कल्ट एक, ऐसा बोल सकते हैं, एक लोगों के माइंड में अ, एक विचार क्रिएट करता है कि भाई अब आप इन्वेस्ट करो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, प्रोवाइड स्कोप ऑफ स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टेबाजी के लिए भी एक तरीके से ये स्कोप प्रोवाइड करता है। हम शेयर खरीदते हैं, कुछ टाइम बाद बेच दो, तो इस तरीके से। ठीक है। कंट्रोल मैनर में यहाँ पे लिक्विडेशन, स्पेक्यूलेशन की जा सकती है, खरीद बेच कर जा सकती है, सट्टेबाजी की जा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता ही आता है 100%, और वो है ऑब्जेक्टिव सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल रट्टा मारना है आपने। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सेबी के? सेबी यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्रिएट किया गया शेयर मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए। अगर आपने हर्षद मेहता की वेब सीरीज नहीं देखी तो वो देखना, उसके बाद वैसे वो 100% आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा अबाउट सेबी। तो देखिए, सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाई गई है? तो सबसे पहले ये रेगुलेट करने के लिए बनाई गई, स्टॉक एक्सचेंज को और सिक्योरिटीज को। जो इंडस्ट्री की सिक्योरिटीज है, शेयर मार्केट, जो शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई। प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, मिसलीड स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग एक्सेट्रा। मतलब शेयर मार्केट में क्या होता था, इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी, इनसाइड कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक करके उसके शेयर प्राइस को गिरा देते थे या शेयर प्राइस बढ़ा देते थे, तो इस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी। मिसलीडिंग स्टेटमेंट, गलत अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बना के उस मैनिपुलेशन की जाती थी। ठीक है, प्राइस के साथ छेड़खानी की जाती थी, अचानक प्राइस रिगिंग, एक कंपनी के शेयर्स के प्राइस एकदम गिरा दिए। डिमांड सप्लाई का गेम होता है ना सारा, अगर डिमांड बढ़ा दी तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएंगे, और अगर सप्लाई बढ़ा दी उस शेयर्स की तो ऑटोमेटिक प्राइस गिर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और साथ साथ ये क्या करती है, टू रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट। तो सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, रेगुलेट करना, किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, और साथ में सिक्योरिटीज को। दूसरा, प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना? राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। तीसरा, प्रिवेंट करना, किस चीज को प्रिवेंट करना? माल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को। और चौथा, रेगुलेट करना, किसको रेगुलेट करना? रेगुलेट एंड डेवलप करना, क्या डेवलप करना? कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, बाय इंटरमीडियरीज। तो ये जितने भी ब्रोकर वगैरह हैं, इनको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है। हर एक कंपनी को अपने शेयर इशू करने से पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, पूरे नॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, तभी कंपनी शेयर इशू कर पाती है। ठीक है जी। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है, इसको अच्छे से क्रैम करना है। अब फंक्शंस की बात करते हैं, सेबी के क्या क्या फंक्शन है। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव लर्न कर लिया, आधे तो इसी में एज इट इज आ जाएंगे। तो सबसे पहला, प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करती है? प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। सेम वही आ गया, प्राइस रिगिंग, मैनिपुलेशन, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग। कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, तो फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉड तरीके से शेयर्स के प्राइस ना बढ़ाए जाए ना घटाए जाए, फ्रॉड तरीके से शेयर ना खरीदे जाए, तो इसको प्रिवेंट करती है। साथ में इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक करने से रोकती है, और साथ साथ कंट्रोल करती है उसको, इनसाइडर ट्रेडिंग को। ठीक है, और पेनल्टी भी लगाती है अगर इस तरीके से कुछ किया गया फ्रॉड, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक करके। मान लीजिए मेरे पास एसबीआई की कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि एसबीआई में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, तो अब मुझे पता है एसबीआई के शेयर गिर जाएंगे अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, तो मैं पहले से ही एसबीआई के शेयर शॉर्ट सेलिंग कर दूंगा, मतलब उसको बेच दूंगा शेयर्स को, मुझे पता है कि वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कमाई की जा सकती है। अच्छा, अंडरटेकिंग स्टेप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, तो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए स्टेप लेंगी। और प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, तो अच्छे तरीके से कैसे ट्रेडिंग की जाए, इस सबको प्रमोट करती है। अच्छा, ये तो हो गया प्रोटेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट के लिए क्या किया है? तो सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, जो ब्रोकर है, शेयर ब्रोकर है, उन सबको ट्रेनिंग देती है। कंडक्टिंग रिसर्च, पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो रिसर्च करते हैं, नए नए मेथड लेके आ रहे हैं, नए नए तरीके लेके आ रहे हैं, जिस तरीके से जिससे हम ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं, शेयर मार्केट्स में शेयर खरीद सकते हैं। आजकल तो ऐप आ गई है, मोबाइल ऐप पे क्लिक करो, डायरेक्ट आप शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में शेयर आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे डीमेटलाइजेशन।
और मेटलाइजेशन, तो शेयर्स ऑनलाइन आते हैं, आपका जैसे बैंक अकाउंट है इस तरीके से कि आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा और आपके शेयर उसमें आ जाएंगे। तो कंडक्टिंग रिसर्च कर रही है इतनी नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, और साथ में अंडरटेक मेजर टू डेवलप कैपिटल मार्केट, तो किस तरीके से कैपिटल मार्केट को डेवलप किया जाए, फ्लेक्सिबल अप्रोचेस बनाई जाए, तो इन सब के ऊपर भी रिसर्च किया जा रहा है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी फंक्शन, किस किस को रेगुलेट करती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ब्रोकर की रजिस्ट्रेशन निकाली कि जितने भी ब्रोकर्स हैं वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, उनको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम म्यूचुअल फंड, अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लॉन्च करते हो या म्यूचुअल फंड लॉन्च करते हो तो पहले आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, नहीं तो सहारा की तरह लोगों के पैसे फ्री में स्कीम में लेके फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सहारा वाले ने, सहारा ग्रुप ने भी फ्रॉड किया था इसी तरीके से, पैसे लेके सुब्रत रॉय ने, और लोगों के पैसे ले लिए और चिट फंड टाइप फ्रॉड किया, और इससे ह्यूज लॉस हुआ था लोगों का, और पैसे तो वो दे नहीं पाए थे। तो इन सब म्यूचुअल फंड्स और या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया, साथ में रेगुलेट किया स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एजेंट, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर्स, इन सब के ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन बनाई। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, सो एक कंपनी दूसरे को ना खरीद सके, एक कंपनी दूसरे के सारे शेयर खरीद लेती थी। तो अगर कंपनी के, आपको पता ही है, 51% से ज्यादा अगर होल्डिंग किसी के पास आ जाए तो कंपनी को टेक ओवर हो जाता है, यानी कंपनी की ऑनरशिप चेंज हो जाती है। मेरे पास अगर किसी कंपनी के 51% है तो मैं उसका ऑनर बन जाऊंगा। तो कंपनी की टेक ओवर को पे रेगुलेशन लगाई गई, और साथ साथ कॉलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन कंडक्ट इंक्वायरीज, तो अलग अलग तरीके से इंस्पेक्शन या इंक्वायरीज की गई। अच्छा, साथ में लेवी फी एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ सेबी एक्ट, तो और सेबी ने काफी ह्यूज पेनल्टी और चार्जेस इम्पोज करे अ, इन सब इंस्पेक्शन वगैरह के। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रेगुलेटरी फंक्शन के, फोर फोर लर्न कर लो, बहुत है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग और बाइंग, और कैसे हम शेयर खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें शेयर खरीदने हैं, आजकल तो ऐप है, ऐप से आप रजिस्टर करा सकते हो। तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है, एक ब्रोकर को पकड़ना होता है, रजिस्टर ब्रोकर को, क्लाइंट को पकड़ना होता है। वो क्लाइंट हमारा क्या करता है, एक डीमेट अकाउंट खोलता है। आजकल बहुत सारी ऐप है, अपस्टॉक है, जीरोधा है, ठीक है, ग्रो है, इस तरीके की ऐप्स है। वो ऐप्स और कुछ नहीं है, एक ब्रोकर है। पहले हमें ब्रोकर के पास चल के जाना पड़ता था, आजकल उन्होंने अपनी ऐप लॉन्च कर दी। तो हमें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद होगा क्या, हमसे पैन पैन कार्ड और बैंक डिटेल मांगेंगे, बैंक डिटेल दे दो। उसके बाद क्या करेंगे, वो हमारा डायरेक्टली एक डीमेट अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपन कर देंगे। अब ये डीमेट अकाउंट ओपन होता कहाँ है, डिपॉजिटरीज के पास, दो डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल, एनएसडीएल। तो डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, और डीमेट अकाउंट यानी डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट, इसमें हमारे शेयर्स ऑनलाइन फॉर्म में सेव रहेंगे। पहले पेपर फॉर्म में आते थे, अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते थे तो एक जैसे प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं इस तरीके के पेपर फॉर्म में आते थे, बट अब ये ऑनलाइन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गई ऐप में, उसके बाद डीमेट अकाउंट खुल गया। अब हमें अगर मान लीजिए कोई शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं उसमें डाल दूंगा ऐप में कि मुझे इस कंपनी के शेयर चाहिए, ऑर्डर प्लेस कर दूंगा ब्रोकर के साथ। अगर खरीदने हैं या बेचने हैं, जो भी करने हैं, उसके ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ शेयर्स और क्या किस प्राइस पे खरीदने हैं, ये मैं डाल दूंगा। उसके बाद जैसे ही शेयर मार्केट ओपन होगा, ब्रोकर ऑनलाइन आएगा, जो प्राइस और जो क्वांटिटी मैंने डाली थी वो मैच हो जाएगी, और मेरे ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे, मेरे उसमें शेयर आ जाएंगे, ऐप में शेयर आ जाएंगे। ठीक है, ब्रोकर विल गो ऑनलाइन, जैसे ही हमारा मैच होगा प्राइस और क्वांटिटी, तो हमारे शेयर बाय हो जाएंगे। अच्छा, शेयर कैन बी बॉट एंड सोल्ड, ब्रोकर विल इशू ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। अब जैसे ही शेयर हमारे पास आएंगे, ब्रोकर मेल भेजेगा कि आपके शेयर सक्सेसफुली परचेज हो गए हैं, और बस ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और साथ में 24 घंटे के अंदर अंदर T+1 या T+2 करके होता है, उसमें ट्रांजेक्शन अपडेट हो जाती है, मतलब मेरे अकाउंट में शेयर आ जाते हैं और मेरे खाते से पैसे कट जाते हैं। ठीक है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड विद इन 24 आवर द ब्रोकर विल इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर कितने बेचे हैं या खरीदे हैं वो, और ब्रोकरेज। तो जैसे ही शेयर मेरी ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी, ब्रोकर मुझे स्लिप दे देगा कि ये रही जी आपकी स्लिप, आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, T+1 होता है वैसे, T+1 या T+2, तो T+2 आजकल चलता था, बट उसको और कम करके T+1 कर दिया है। तो बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं और मेरे अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। ठीक है, देखो T+2 ही चल रहा है अभी बुक्स में, तो वही चलाओ। द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द ट्रांजेक्शन सोल्ड एंड पे कैश टू द शेयर बॉट टू द ब्रोकर। तो ट्रांजेक्शन चली जाएगी, अगर मैं कुछ सामान शेयर बेच रहा हूँ तो मेरे पास से शेयर चले जाएंगे और पैसे आ जाएंगे, और अगर शेयर खरीद रहा हूँ तो शेयर आ जाएंगे और पैसे चले जाएंगे। ठीक है, कैश इज पेड और सिक्योरिटी आर डिलीवर टू द स्टॉक एक्सचेंज बाय द ब्रोकर और पे इन डे विच इज टू T+2, तो ट्रांजेक्शन डे और +2 डे।
तो ओवरऑल मान लो 3 दिन के अंदर अंदर शेयर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और लास्ट ये वही पॉइंट लिखा हुआ है, द ब्रोकर विल मेक द डिलीवरी ऑफ शेयर इन डीमेट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर बैंक अकाउंट, और जैसे ही शेयर आएंगे मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो अब देखो इनको इन शॉर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐप में अकाउंट खुलाया, रजिस्ट्रेशन कराई, पैन और बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड चाहिए होता है, डीमेट अकाउंट ओपन हो गया। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद मैंने शेयर खरीदने का ऑर्डर प्लेस करा। जैसे ही शेयर मार्केट ऑन होगी, ब्रोकर जो प्राइस और क्वांटिटी मैंने दी है वो मैच हो जाएगा, तो शेयर खरीद लेगा। शेयर खरीदने के बाद मेरे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका जो आपने क्वांटिटी और प्राइस डाला था वो आपने खरीद लिया। और 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर मेरे को एक नोट दे देगा जिसमें डिटेल लिखी होगी कि हमारी ब्रोकरेज कितनी है, कितनी हमने क्वांटिटी खरीदी, कितना हमने प्राइस, कितने प्राइस पे खरीदी, और क्या हमारी ब्रोकरेज है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं उसको पेमेंट दे दूंगा, और T+2 डेज के अंदर ट्रांजेक्शन डे, और 2 दिन के अंदर अंदर, अब वैसे ही और कम T+1 हो गया, तो T+2 डेज के अंदर अंदर शेयर जो ट्रांजेक्शन है वो मेरे डीमेट अकाउंट में ऑनलाइन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, डिपॉजिटरीज। मैंने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाया, अब ब्रोकर ने अकाउंट ओपन करा, डीमेट अकाउंट अब ओपन होता कहाँ है एक्चुअल में, जैसे हम बैंक में जाते हैं, पीएनबी, एसबीआई, किसी भी बैंक में जाते हैं, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाते हैं ना, ऐसे ही जितने भी शेयर ब्रोकर हैं वो सारे के सारे डीमेट अकाउंट इन दो डिपॉजिटरीज के यहाँ पे खुलवाते हैं। एक तरीके से समझ लो ये शेयर के लिए दो बैंक्स है। ठीक है। डिपॉजिटरी जैसे हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, ऐसे ही डिपॉजिटरी कीप सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हमारी कंट्री में दो डिपॉजिटरी हैं, ये फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है, NSDL CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, और द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL NSDL। ठीक है। अच्छा, तो ये अब आप ध्यान रखना, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो सेबीज के साथ रजिस्टर होते हैं, और उन ब्रोकर्स के थ्रू हमारा जो अकाउंट खुलता है वो इन्हीं दोनों में से किसी एक में खुलता है। जैसे मेरा अकाउंट CDSL में खुला हुआ है, ऐसे किसी का NSDL में खुला होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट है, ये इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, इसको ध्यान से देख लो, डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है। डीमेटेरियलाइजेशन और कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है वे securities are held in physical form are cancelled and the investor give a electronic entry or number so that he can hold it as an electronic balance। जैसे हमारी करेंसी है 100 रुपए, अब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ऑनलाइन पेटीएम वॉलेट या किसी और अदर वॉलेट में डाल सकता हूँ, बैंक अकाउंट में डाल सकता हूँ, ऐसे ही शेयर है। पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे, बट आजकल वही कन्वर्ट हो गए, किस फॉर्म में आ गए हैं, ऑनलाइन फॉर्म में आ गए हैं, उसका एक सीरियल नंबर हो गया जिसको हम डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर को कन्वर्ट करने की प्रोसेस डीमेटेरियलाइजेशन कहलाती है। ठीक है। इसका अपोजिट हो गया मेटेरियलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। बट अब आजकल सब कुछ डीमेटेरियलाइज्ड हो गया है, मतलब जितना भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते थे शेयर वो सारे खत्म हो गए हैं, अब सारे के सारे शेयर सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन हो गए हैं। मतलब अगर आप एक शेयर भी खरीदते हैं तो उसका भी आपको ऑनलाइन बैंक आपके डीमेट अकाउंट में वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाता है, आपको उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलता। ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। अब इसके बाद अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर मैं लास्ट में इसलिए कराता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, और न्यूमेरिकल भी करने हैं इस चैप्टर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, लास्ट ईयर भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर को करने के लिए एक बार हमें थोड़ा सा फ्लो चार्ट की तरफ आना पड़ेगा। तो 1 मिनट के लिए जरा ध्यान से देखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये दो चीजों से मिलके बना है, एक फाइनेंस और एक मैनेजमेंट, यानी पैसे को मैनेज करना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेजर डिसीजंस को लिया जा सके। अब वो 3 डिसीजन कौन कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। सो हम ये बोल सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अब होता क्या है ये, एक बार बिल्कुल इजी लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसा कहाँ लगाएं, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा कहाँ से लाएं, लगाने के लिए पैसा चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, और डिविडेंड डिसीजन मतलब कितना पैसा वापस लौटाएं। ठीक है। तो ये 3 टाइप के डिसीजन होते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन, तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पढ़ेंगे, फिर हम डिविडेंड डिसीजन को पढ़ेंगे, और लास्ट में फाइनेंसिंग डिसीजन को पढ़ेंगे, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन से एक न्यूमेरिकल भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाइए मीनिंग के ऊपर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स देखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड, इट इन्वॉल्व डिसीजन, प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर।
तो पैसा कहाँ लगाएं, पैसा कहाँ से लाएं और कितना पैसा लौटाएं। तो ये इन तीनों डिसीजन की मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब decide about how the fund are invested, or financing decision how much funds to be raised, and dividend decision how much net profit is distributed to the shareholder as dividend। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हमारे डिविडेंड, तीन तरीके के फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। पैसा कहाँ लगाएं, पैसा कहाँ से लाएं, और कितना पैसा जो हमने कमाया, जो हमारा प्रॉफिट था उसमें से कितना पैसा शेयर होल्डर को वापस लौटाएं। ठीक है, तो अब जरा स्टार्ट करते हैं एक एक करके, बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो अब जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। ये बहुत आसान है, पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आ जाओ। देखिए, वापस आ जाते हैं। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है पैसा कहाँ लगाएं। तो अब पैसा हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्स के लिए भी लगा सकते हैं और शॉर्ट टर्म सोर्स के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी लगा सकते हैं। अब लॉन्ग टाइम पीरियड यानी पैसा हमें बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल के लिए चाहिए होता है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है हमारे बिजनेस की। और साथ साथ शॉर्ट टर्म के लिए यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है हमारे बिजनेस की। तो हमें बिजनेस चलाना है तो कुछ पैसा तो चाहिए जो हम बिजनेस में असेट्स में लगाएंगे, यानी प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इन सब में लगाएंगे। और कुछ पैसा हमें चाहिए होता है जो हम बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। तो दो तरीके की फंडिंग हमें चाहिए होती है। एक लॉन्ग टर्म, जो पैसा हमने मशीनरी में लगाया वो लॉन्ग टर्म हो गया क्योंकि वापस तो करना नहीं है जल्दी। और जो पैसा हमने वर्किंग कैपिटल में लगाया वो हम वापस भी कर सकते हैं। तो दो तरीके से पैसा चाहिए होता है हमें, एक लॉन्ग टर्म यानी फिक्स कैपिटल के लिए, और एक शॉर्ट टर्म यानी वर्किंग कैपिटल के लिए। तो जो पैसा हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, यानी फिक्स कैपिटल में जो पैसा हमें लगाना होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, तो अब एक एक करके ध्यान से समझना, तसल्ली से करना पड़ेगा ये चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे डायरेक्ट अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, इसमें अकाउंट्स की वॉल्यूम 3 बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर आ जाते हैं फटाफट से। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। अब होता क्या है, देखो, एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और एसेट्स, यानी अगर हमें प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, कोई ब्रांच ओपन करनी है, तो इसके लिए हमें पैसा चाहिए होगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में काम नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। और इसी को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे होता क्या है, इससे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ अफेक्ट होती है इस डिसीजन से, और इसमें लार्ज पोर्शन ऑफ फंड ब्लॉक हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे एक ब्रांच खोलनी है, 20 करोड़ रुपए चाहिए एक ब्रांच खोलने के लिए, तो 20 करोड़ रुपए ब्लॉक हो गया लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में। एक मशीन खरीदनी है, 5 करोड़ की मशीन है, तो 5 करोड़ मैंने स्पेंड कर दिए, 5 करोड़ रुपए ब्लॉक हो गए। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, और इससे ये ओवरऑल बिजनेस के ओवरऑल बिजनेस इससे अफेक्ट होता है। तो इसलिए ये बिजनेस का जो ओवरऑल रिस्क फैक्टर है उसको ध्यान में रखना पड़ता है हमें इसको करने से पहले। और साथ में, ये अगर डिसीजन आपने ले लिया तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर रिवर्स करेंगे तो हैवी लॉस होगा। बिजनेस खोलना है, ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी फिक्स पैसा जिसको अगर हमने एक बार लगा दिया तो वापस नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए इसको बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है। इससे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ अफेक्ट होती है, साथ में बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो ह्यूज लॉस होगा, और साथ में बिजनेस का रिस्क भी बहुत है, बहुत सारा पैसा है इसलिए बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसलिए इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोला जाता है, बहुत सोच समझ के किया जाता है। और अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो तीन मेन फैक्टर हैं जो हमारे इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, ध्यान से समझना बिल्कुल। पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जहां मैं पैसा लगाने जा रहा हूं वहां से पैसा जनरेट होगा भी या नहीं होगा। मैंने मशीन खरीदी तो उस मशीन से आउटपुट कितना बनेगा, क्या मुझे इतना इनफ पैसा उस आउटपुट को बेच के मिल जाएगा कि मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए जो मैंने मशीन में लगाई है। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना ROI ROR मिलेगा मुझे उस प्रोजेक्ट से। ठीक है, कोई न्यू ब्रांच खोलनी है तो क्या ब्रांच से इतनी अर्निंग हो जाएगी कि मैं अपना जो खर्चा किया है वो सारा रिकवर कर पाऊँ। अच्छा, साथ में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, बहुत सारी इसके अंदर कैलकुलेशंस की जाती हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। हमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखना होता है, इंटरेस्ट रेट देखना होता है, इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, NPV IRR, ये सब कैलकुलेशंस की जाती हैं। ये थोड़ा हाई लेवल की हो गई बट नाम ध्यान रख सकते हो आप। तो अब देखो, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है बिजनेस में। अब इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी करनी पड़ सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी करनी पड़ सकती है, इसलिए इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोला जाता है। कैपिटल बजटिंग
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला जाता है। अब इसको बहुत सोच समझ के करना होता है क्योंकि ह्यूज फंड इसमें इन्वॉल्व है। अगर डूब गया पैसा तो ह्यूज लॉस होगा और पूरे कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए सोच समझ के करना होता है। और तीन चीजें हैं जिसको हमें मेन ध्यान रखना होता है जो हमारे इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। पहला, कैश फ्लो, जहां पैसा लगाने जा रहा हूँ कितना पैसा वापस जनरेट होगा, कितना रिटर्न मिलेगा मुझे उससे। और इन्वेस्टमेंट करते टाइम कुछ और इंटरेस्ट वगैरह को सोचना पड़ता है, मुझे इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया देखना होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर पढ़ लिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के फैक्टर पढ़ लिए। अब इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था दो तरीके से करते हैं हम, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। अब हम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट से पहले ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, तो अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अब 1 मिनट में लेके आ रहा हूँ आपको वापस फ्लो चार्ट के ऊपर। देखो, तो हमने बात की इन्वेस्टमेंट डिसीजन की यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। अ, आ गया, ये लो देखो। तो हमने बात की इन्वेस्टमेंट डिसीजन की यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। अब ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी। अब लॉन्ग टर्म डिसीजन यानी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जरा सबसे पहले फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी हम पैसा लगाना चाहते हैं प्लांट में, मशीनरी में, बिल्डिंग में। तो क्या सोचें, पहले पैसा लगाने से पहले क्या सोचें, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें ये पैसा लगाने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हमारे बिजनेस ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग बिजनेस का क्या काम होता है, सामान खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। अब जब हमारा बिजनेस ट्रेडिंग है तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिक्स असेट्स में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, क्योंकि कुछ बना तो रही नहीं, सिर्फ खरीद के बेच रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए नहीं होता। अब वहीं अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो अब माल बनाना पड़ेगा, माल बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लांट चाहिए। तो इस केस में मुझे प्लांट खरीदना पड़ेगा और मेरे को फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। अच्छा, नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर मेरा बिजनेस हाई स्केल पे काम करता है तो ज़्यादा प्लांट चाहिए, ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। और वाइस वर्सा, अगर मेरा बिजनेस छोटा है, छोटा मोटा बिजनेस है, स्मॉल स्केल पे काम करता है, वो एमएसएमई पढ़ा था ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, तो अगर मेरा बिजनेस छोटा है तो इन्वेस्टमेंट भी छोटी चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक। अब टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, दो तरीके की होती है, एक कैपिटल इंसेंटिव और एक लेबर इंटेंसिव। एक कैपिटल इंटेंसिव होती है और एक लेबर लेबर इंटेंसिव होती है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में क्या होता है, ज्यादा फोकस किया जाता है मशीनरी पे। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, ज्यादा फोकस किया जाता है लेबर्स पे, ज्यादा लेबर हायर की जाती है। तो अब अगर मेरा बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। और अगर लेबर इंसेंटिव है तो कम फिक्स कैपिटल चाहिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर मेरी असेट्स अपग्रेड ऑब्सलीट हो गई है, पुरानी हो गई है, तो अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी मुझे अपने बिजनेस में। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। अगर मुझे ग्रोथ करनी है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स। अब अगर मुझे कोई चीज किराए पे मिल जाती है, लीज पे मिल जाती है, लीज मतलब होता है लॉन्ग टर्म, किराए पे 5 साल से ऊपर अगर किराए पे कोई चीज मिल जाती है तो उसको बोलते हैं लीज। अगर मुझे लीज पे कोई चीज मिल जाती है, किराए पे मिल जाती है, तो उसमें फिक्स कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज किराए पे नहीं मिलती तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, मुझे खरीदनी पड़ेगी वो चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे फैक्ट्री बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी और लैंड चाहिए, लैंड मुझे लीज पे मिल गया, किराए पे मिल गया 30 साल के लिए, 40 साल के लिए। तो अब मुझे खाली प्लांट एंड मशीनरी तो खरीदना पड़ेगा। अब मान लीजिए रेंट भी नहीं मिल लैंड भी नहीं मिल रहा लीज पे, तो लैंड भी खरीदो और प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदो, तो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए हमें। अच्छा, नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो हमें कम पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोलैबोरेशन से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी इन्वेस्टमेंट और फिक्स फिक्स असेट्स, नहीं तो भाई ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगला है डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, डाइवर्सिफाई मतलब एक्सपेंड करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा बिजनेस अगर मान लीजिए मोबाइल फोन बनाने का है, तो अब मैंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके लैपटॉप बनाना भी स्टार्ट कर दिया। तो अब अगर डाइवर्सिफाई करना है
लैपटॉप बनाना है, नई प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगी, ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फिक्स कैपिटल मेरी इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर देता हूँ तो ये हो गया फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। तो हमने अभी तक फर्स्ट डिसीजन किया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि इसमें ह्यूज पैसा इन्वॉल्व होता है। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकती है, या तो फिक्स कैपिटल फिक्स असेट्स में, या फिर वर्किंग कैपिटल में। फिक्स असेट्स यानी डे टू जो हमें प्लांट एंड मशीनरी के लिए चाहिए होती है, और इन्वेस्टमेंट्स हमारी जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म होती हैं, जिससे हमारा पूरा बिजनेस चलता है, ठीक है, प्रोडक्शन होती है। और साथ में वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए होती है। अभी हम लोगों ने वो फैक्टर्स पढ़े हैं जो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर छोटा बिजनेस है तो कम फिक्स कैपिटल चाहिए, नहीं तो ज़्यादा चाहिए होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो कम कैपिटल चल जाएगी, नहीं तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हो तो ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, नहीं तो लेबर में कम चाहिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका मोटिव ग्रोथ का है तो आपको हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स, आपको कोई चीज़ लीज पे मिल जाती है, किराए पे मिल जाती है, तो कम फिक्स कैपिटल में भी काम चल जाएगा। कोलैबोरेशन के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में काम चल जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा चाहिए होगी। और डाइवर्सिफाई अगर आप अपने बिजनेस को करना चाहते हो, दैट मीन्स एक्सपेंड करना चाहते हो, किसी अदर फील्ड में घुसना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होगी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, ठीक है जी। अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल अब आपको पता होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स सच एज बिल, रिसीवेबल, प्लांट, मशीनरी, इन्वेंट्री। नेट वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। तो सी ए माइनस सी एल नेट वर्किंग कैपिटल होती है हमारी। अब वर्किंग कैपिटल यानी इन्वेंट्रीज, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हमारी वर्किंग कैपिटल है, जिससे हमारा बिजनेस चलता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट तो हमने फिक्स कैपिटल से तो हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, फिक्स एसेट्स खरीद ली। अब लेकिन बिजनेस को चलाना है, उसके लिए क्या चाहिए होगी, वर्किंग कैपिटल। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस के वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके 10-12 फैक्टर दिए हुए हैं, ध्यान से देखते जाओ, बहुत सिंपल है। सबसे पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। सेम भाई, अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, अब ट्रेडिंग बिजनेस है तो इसमें काम होता क्या है, सामान खरीदना, सामान बेचना, ठीक है। कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, तो थोड़े बहुत पूंजी से काम चल जाएगा, सामान खरीदो बेचो पैसा आ जाएगा, फिर सामान खरीदो बेचो पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, कोई क्योंकि कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग होती नहीं। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, भाई अब आप फंस गए। मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, ठीक है। फिनिश गुड्स बनेगा तो टाइम लगेगा ना, टाइपिंग टाइम लगेगा, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। रॉ मटेरियल लाओगे, फिर फिनिश गुड्स बनेगा, फिर उसको बेचोगे, तब जाके पैसा मिलेगा, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। वही अगर आपका सर्विस इंडस्ट्री है, आपका काम सर्विस देना है, जैसे टीचिंग, इंश्योरेंस, ये सब, तो इसमें भी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं होती, लेस वर्किंग कैपिटल से भी काम चल जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल यानी ऑपरेटिंग साइकिल, जिसमें एक बिजनेस रन करता है। इन केस ऑफ बूम, लार्ज वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू सेल एंड प्रोडक्शन। और इन केस ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के केस में कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, जरा ध्यान दो। बूम का मतलब है डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो आपको सामान बनाना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली बेचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसा चाहिए। और अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब है लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, सामान खरीद ही नहीं रहे, तो थोड़े बहुत सेल बहुत लो है। सेल लो है तो माल भी तो लो चाहिए, कम बनाना पड़ेगा, कम खरीदना पड़ेगा, तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल, अगर आपके बिजनेस का प्रोडक्शन साइकिल बहुत लंबा है, ज़्यादा टाइम स्पेन लग जाता है फिनिश रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में। अब अगर आपका बिजनेस साइकिल ऑपरेटिंग प्रोडक्शन साइकिल लंबा है, तो आपको ज़्यादा पैसा फंस जाएगा, आपका ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो जाएगा रॉ मटेरियल में, तो इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर ऑपरेटिंग साइकिल छोटा, प्रोडक्शन साइकिल छोटा सा है, मतलब 3 दिन 4 दिन, एक हफ्ते के अंदर ही आपका माल बन के रेडी हो जाता है, तो रॉ मटेरियल खरीदा एक हफ्ते में, माल बनाया उसको बेच दिया, फिर पैसा आएगा, फिर रॉ मटेरियल खरीदा एक हफ्ते में, माल बनाया बेच दिया, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। और प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है, जैसे बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं बिल्डिंग्स बनने में, एक साल लग जाता है, 2-2 साल लग जाते हैं, तो ऐसे में पैसा भी तो ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी खराब है, रिड्यूस है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम है, तो भाई होगा क्या, इन्वेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए होगी। अगर आप ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड डेटर,
ठीक है, अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है तो होगा क्या, डेटर से पैसा फटाफट मिलता जाएगा, इन्वेंट्री आप बेचते जाओगे, डेटर से पैसा लेते जाओगे, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर आप ऑपरेटिंग इनएफिशिएंट हो, जो डेटर को आपने जिसको माल बेचा उससे आप पैसा रिकवर कर ही नहीं पा रहे, अब पैसा रिकवर नहीं होगा तो नया माल खरीदने के लिए और पैसा चाहिए, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो हमें स्टॉक रखने की जरूरत ही नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए ही नहीं, कम चाहिए। अगर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा तो हमें इकट्ठा एक ही बारी में पूरे साल, 1.5 साल का, 2 साल का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। अगर आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, आपका आपको ग्रो करना है, तो भाई लार्ज वर्किंग कैपिटल लगाओ। नहीं इससे क्या होगा, लार्ज प्रोडक्शन होगी, लार्ज सेल होगा, सेल्स टारगेट होगा, तो ग्रोथ, अगर आप चाहते हो ग्रो करना तो ज्यादा पैसा लगाओ, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगाओ, नहीं तो कम भी काम चल जाएगा। लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन का लेवल हाई है तो आपको इकट्ठा माल बनाना पड़ेगा ताकि सस्ता पड़े, तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। हाई कंपटीशन, हाई प्रोडक्शन, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कम आएगी, ऑर्डर ताकि हम जल्दी जल्दी कस्टमर का दे सके, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो माल बनाना बेचना ये सब भी बढ़ जाएगा, माल बनाना बेचना प्रोसेस सब बढ़ जाएगी, तो ज्यादा पैसा चाहिए। और डिफ्लेशन का केस है, मतलब सस्ता हो रहा है सब, तो फिर कम वर्किंग कैपिटल में काम चल जाएगा। सीजनल फैक्टर। पीक सीजन में हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। जैसे दिल्ली का एग्जांपल लो, दिल्ली में जब सर्दियां आती हैं तो दुकानदार क्या करते हैं, गर्मियों का माल हटा के सर्दियों का सामान भरते हैं, फिर 4-5 महीने बाद जब गर्मियां वापस आ जाती है, सर्दियों का सामान सेल करके गर्मियों का सामान भरते हैं, तो उन्हें फटाफट फ्रिक्वेंटली वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है सामान चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउ। अगर आप कस्टमर को, डेटर को लंबा टाइम दे देते हो, भाई तू 6 महीने बाद पैसे दे दियो, अब डेटर 6 महीने बाद पैसे देगा तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे, आपको तो पैसे बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आप लंबा टाइम पीरियड दे दोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल का मतलब है आपको उधार के लिए लंबा टाइम पीरियड मिला। अगर मुझे मेरा सप्लायर लंबा टाइम पीरियड दे देगा कि भाई तुम पैसा आराम से देना, तो मैं क्या करूंगा, सामान खरीदूंगा, 6 महीने बाद पैसा दूंगा, तब तक 6 महीने तक सामान बेच के काम चलाऊंगा। तो अगर मेरा क्रेडिट पीरियड ज्यादा है तो मुझे कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, थोड़े से वर्किंग कैपिटल में काम चल जाएगा, बाकी तो उधार मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर लार्ज स्केल पे मैं ऑपरेशन चला रहा हूँ तो मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, नहीं तो स्मॉल स्केल ऑपरेशन के केस में कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। तो अब आप समझ गए ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दो पार्ट में बांटा हमने। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी होता है क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, और दो तरीके से, दो जगह रिक्वायरमेंट होती है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल में और एक वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन बड़ा सिंपल है, जो हमने कमाया उस कमाई में से कितना प्रॉफिट एज अ डिविडेंड वापस करें। ठीक है, तो अब देखो डिविडेंड डिसीजन पे आते हैं, एक मिनट, कहाँ गया डिविडेंड डिसीजन, ये रहा जी, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, ये रहा। तो हमने जो कमाया है उसमें से कितना पॉइंट हमें वापस, कितना प्रॉफिट हमें एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना होगा, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो एक मिनट रुको, जरा ढूंढ लेते हैं, मिल गया, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर हम कमाएंगे ही कम तो डिविडेंड भी कम ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर हम सेम लेवल पे नहीं कमा रहे तो हम डिविडेंड कैसे देंगे, अगर हमारी अर्निंग स्टेबल नहीं है तो हम कैसे देंगे, और अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो वो ज़्यादा डिविडेंड दे देगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर कोई कंपनी स्टेबल डिविडेंड दे रही है तो, एंड इंक्रीज डिविडेंड दे रही है तो उससे उसकी रेपुटेशन भी बढ़ती है। ठीक है, तो कंपनी कोशिश करती है कि वो स्टेबल डिविडेंड देती रहे और इंक्रीज डिविडेंड देती जाए, लेकिन वो तभी देती है जब उसकी उसको लगे कि मेरी फ्यूचर में अर्निंग इंक्रीज होने वाली है। हर एक कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है ना तो उसकी रेपुटेशन बढ़ती है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, बट वो डिविडेंड तभी देगी जब उसका पोटेंशियल अर्निंग इंक्रीज होगी, मतलब उसको लगेगा कि वो फ्यूचर में कमा सकती है। ठीक है, तो आप फर्स्ट सेकंड पॉइंट याद करो। फोर्थ पॉइंट कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी को लगता है कि मुझे फ्यूचर में अच्छा कैश फ्लो मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, तो वो डिविडेंड दे देगी, इट कैन पे हायर डिविडेंड। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी को लगता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, मतलब आगे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दूंगा तो कंपनी की ग्रोथ होगी, तो ऐसे में हम करेंगे क्या, हम डिविडेंड देंगे ही नहीं।
डिविडेंड नहीं देंगे। वो जो डिविडेंड का पैसा है जो शेयर होल्डर को देना, उससे अच्छा कंपनी में लगा दो। कंपनी में लगाएंगे, उस पैसे से ग्रो करेंगे, और फिर बाद में जब ग्रोथ हो जाएगी तो शेयर होल्डर को दे देंगे डिविडेंड। शेयर होल्डर भी मना नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी ग्रो करेगी तो उनका शेयर प्राइस भी तो बढ़ेगा, तो डिविडेंड देने की क्या जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर होल्डर की प्रेफरेंस। शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर हमने पढ़ा था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जिनको डिविडेंड पहले देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मतलब अब कुछ बड़ी कंपनियों का फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट करने के लिए इनको कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करना पड़ता है। अभी हमने पढ़ा था ना, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट से अगर हम पैसा रेज कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है अच्छे से, उधार और मिल रहा है, तो डिविडेंड दे दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर हमारे पास पैसा आ ही नहीं रहा, उधार वगैरह भी नहीं आ रहा, शेयर भी हम इशू नहीं कर पा रहे, तो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद कर लेना, यानी 4 5 पॉइंट याद कर लो, बहुत है। तो भाई यहाँ तक अब हमारा काफी पोर्शन हो गया। अब एक डिसीजन बचा है और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं। तो अब जरा ध्यान से देखते जाना, आखिरी डिसीजन यानी हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन बड़ा सिंपल है, पैसे कहाँ से लाएं। अब पैसे दो ही सोर्स से आते हैं, या तो डेट से, बोरोड फंड, या फिर ऑन फंड, यानी इक्विटी से या फिर डेट से। ठीक है, तो दो ही सोर्स हैं पैसे आने के, इक्विटी या फिर डेट। तो अब जरा ध्यान से देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन। ये रहा, देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फैक्ट हमें क्या करना होता है, हमें इस तरीके से फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होता है, कुछ हिस्सा हम डेट से लेते हैं, कुछ हिस्सा हम इक्विटी से लेते हैं। इस तरीके से लेते हैं कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो ऑप्टिमम हो, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसके अंदर हमें टॉपिक पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अभी हम जरा ध्यान से देखते जाना। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का बेसिक मतलब क्या है, पैसे कहाँ से लाएं। वी हैव टू डिफरेंट सोर्सेज, इक्विटी एंड डेट। तो कहाँ से पैसे लें, कितना पैसा लें, कितना डेट लें, कितना इक्विटी लें, ताकि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो, ऑप्टिमम हो। ठीक है, तो अब जरा स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लो फटाफट, कहाँ गया, ये रहा। सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन को देख लेते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। पैसा कहाँ से लें, डेट से लें, इक्विटी से लें। तो क्या, कौन सा फैक्टर है जो हमें अफेक्ट करेगा, भाई डेट से ले लो पैसे, यानी डिवेंचर से ले लो, नहीं नहीं इक्विटी से ले लो, नहीं नहीं लोन ले लो। तो लोन, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब डेट हो गए। और इक्विटी यानी शेयर इशू करना। तो सबसे पहले कॉस्ट, जो चीपर होगा हम उससे पैसा लेंगे। डेट थोड़ा चीपर होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। ठीक है। रिस्क, जिसमें रिस्क लेस होगा हम उससे पैसा लेंगे। तो इक्विटी में रिस्क लेस होता है, इक्विटी में से पैसे ले लिए तो आपको वापस ही नहीं करने पड़ते कभी। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी शेयर इशू करने की कॉस्ट, या डिबेंचर इशू करने की कॉस्ट। जैसे शेयर इशू करना है तो हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, सेबी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, शेयर ब्रोकर को हायर करना पड़ेगा। तो जिसमें कॉस्ट ज़्यादा है, फ्लोटेशन कॉस्ट, हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इक्विटी में ज़्यादातर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है। लोन लेना है, कम होगी, बहुत कम होगी फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन शेयर इशू करने हैं तो सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद प्रोस्पेक्टस, उसके बाद अंडर राइटर, बहुत सारा खर्चा, एडवर्टीजमेंट, बहुत खर्चा हो जाता है। इसलिए इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम, हम उससे पैसा रेज करेंगे। अगला है कैश फ्लो पोजीशन। देखो, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, डेट इशू करेगी ताकि इंटरेस्ट आराम से पे कर सके। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन खराब है, पैसा ही नहीं आता कंपनी के पास, तो कंपनी फिर इक्विटी इशू करेगी। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कब देना होता है, जब प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। तो एक बार देख लो, डेट फाइनेंसिंग इज बेटर व्हेन कंपनी, इफ कंपनीज फ्लो पोजीशन इज स्ट्रांग। ज्यादा पैसा आ रहा है तो लोन ले लो ना, आराम से ब्याज भर देना, ब्याज भर देना, उसके बाद लोन भी चुका देना, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा, पैसे का फ्लो ही नहीं है, तो ऐसे में मजबूर है भाई, हमें शेयर ही इशू करने पड़ेंगे, अपनी इक्विटी बेचनी पड़ेगी, शार्क टैंक जैसे शो में जाके 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, 10% इक्विटी, 20% इक्विटी के बदले। ठीक है, तो शेयर दे दिए, पैसे ले लिए, कभी वापस ही नहीं करने। अच्छा, नेक्स्ट इज कंट्रोल। अगर हम डेट लेते हैं तो हमें अपना कंट्रोल देने की जरूरत नहीं है, मतलब लोन ले लिया तो मुझे अपनी इक्विटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम शेयर से पैसा रेज करते हैं तो होगा क्या, हमारी इक्विटी किसी और के पास चली गई, मैनेजमेंट में भी वो इंटरफेयर करेगा, तो कंट्रोल हमने किसी दूसरे को दे दिया ना एक तरीके से। अच्छा, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट। अगर बिजनेस में फिक्स खर्चे बहुत ज्यादा हैं, जैसे रेंट देना है, इंश्योरेंस देना है, सैलरी देनी है, अगर फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में डेट कम लेते हैं, उधार नहीं लेंगे। अगर हमारे पास रेंट ऑलरेडी देना है, इंश्योरेंस ऑलरेडी देना है, क्यों नहीं लेंगे उधार।
अगर उधार ले लिया तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फंस गए। एक तो किराया दे रहे थे, इंश्योरेंस दे रहे थे, सैलरी दे रहे थे, ब्याज भी दो। तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? इक्विटी की तरफ। क्यों? इक्विटी में क्या देते हैं? डिविडेंड। कब देंगे? जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो डिविडेंड ही नहीं देना। ठीक है, तो रेंट दे दो, सैलरी दे दो, इंश्योरेंस दे दो, डिविडेंड तो देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? डिविडेंड, इक्विटी की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब आ जाओ फाइनेंसिंग प्लानिंग के ऊपर। अब फाइनेंसिंग प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग और कुछ नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंसिंग ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। तो कहाँ से पैसे लें? डेट से लें या इक्विटी से लें? अभी हमने इतने सारे फैक्टर पढ़े, सोच समझ के लेने होते हैं पैसे, या तो डेट से या इक्विटी से। अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मतलब उसी का ही, किससे कितना पैसा लें, किस सोर्स से पैसा लें, इसी का एक ब्लूप्रिंट फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। अच्छा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेंट एवर रिक्वायर्ड। पैसा कहाँ से लें और पैसा कहाँ लगाएं? इससे क्या होगा? हम पहले से ही इंश्योर हो जाएंगे, अगर हमने पहले से ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ है, हमें पैसे की कभी कमी नहीं पड़ेगी। जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है वहां पे हम उस हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे हमें एक चीज तो और पता चलता है कि फर्म कहीं और अननेसेसरी पैसे तो बर्बाद नहीं कर रही। आपने उधार लिया और उस उधार के पैसों से आप अय्याशी कर रहे हो, कहीं और पैसे लगा रहे हो। ठीक है, तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग से पता चलता है। अब इसका क्या फायदा है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, कंपनी क्या कर सकती है? ये कंपनी की हेल्प करता है प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में पैसा कहाँ कहाँ लगाना है, किस हिसाब से लगाना है, पैसा हमारे पास अवेलेबल रहेगा या नहीं। और बिजनेस के जो शॉक हैं, जो सरप्राइजेस हैं बिजनेस के, उनसे बचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ईडी की रेड हो गई आपके बिजनेस में, या इनकम टैक्स की रेड हो गई कि आपने टैक्स नहीं भरा, टैक्स भरो, 20 करोड़ टैक्स भरना पड़ गया। तो अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग आराम से करी है, पहले से ही कर रखी है, तो हमारे पास फंड होंगे ना आराम से पे करने के लिए। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, बिजनेस के अलग अलग फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है ये। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना प्रोडक्शन करना है, उसके लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट को कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। एचआर डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी देनी है, कितना पैसा चाहिए होगा। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंटिंग कर रहा है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ही बनाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ है, उनकी कितनी सैलरी है, इस तरीके से। एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा आएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना खर्चा करेगा एडवर्टीजमेंट में। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करके रखता है। वेस्टेज को रिड्यूस करता है, डुप्लीकेशन एफर्ट्स को खत्म करता है। और लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, एक लिंक, कितना पैसा आएगा, कितना लगाएंगे, इसके बारे में एक प्रॉपर लिंकेज क्रिएट करता है। और इट सर्व एज अ कंट्रोल टेक्निक, ये एक तरीके से कंट्रोल रखता है पैसे की वेस्टेज के ऊपर। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग एक बेसिक सा पॉइंट था। इसका और किसी से लेना देना नहीं है, अलग से एक सेपरेट पॉइंट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या बेनिफिट है। अगर हम जो फंडिंग ले रहे हैं और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम उससे उसका पहले से ही एक ब्लूप्रिंट बना के रखेंगे, तो क्या होगा? वेस्टेज रुक जाएगी। ठीक है, इसका अननेसेसरी यूज फंड का रुक जाएगा, और हम प्रॉपर वे में उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सेपरेट टॉपिक है, इसका और किसी से कोई लिंकेज नहीं है, अलग से एक टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। अभी हमने बात की थी ना, डेट से पैसा लें या इक्विटी से पैसा लें। तो अब हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कॉम्बिनेशन, कितना डेट से लें, कितना इक्विटी से लें, कि ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी, बोरोड फंड एंड ऑन फंड। ठीक है, तो डेट और इक्विटी का एक कॉम्बिनेशन, जिससे हम इस कॉम्बिनेशन को इस तरीके से करेंगे कि कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट हो, और इसी से न्यूमेरिकल आता है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके बाद ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, मतलब डेट से पैसा लें या इक्विटी से लें। अब जरा ध्यान देना, ये वही पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को बिटवीन फाइनेंसिंग फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन और फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन इसके पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, यहाँ पे शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट, जो सस्ता पड़ेगा वहीं से तो पैसा लेंगे। डेट सस्ता पड़ेगा या इंटरेस्ट सस्ता पड़ेगा? जनरली डेट सस्ता पड़ता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट कैन बी यूज्ड इफ डेट कैन बी रेज्ड एट अ लोअर रेट। अगर हमें सस्ता ब्याज, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे डेट मिल रहा है तो हम डेट ले लेंगे, नहीं तो इक्विटी लेंगे, क्योंकि इक्विटी में तो ब्याज देना ही नहीं। अच्छा, टैक्स रेट, एक और बेनिफिट होता है। अगर हम डेट लेते हैं ना, तो हमें टैक्स सेविंग होती है। एक अगर टैक्स का रेट हमारा हायर है तो उससे डेट और सस्ता हो जाता है। टैक्स डेट लेने से, अब देखो, डेट से क्या होगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं उधार लूंगा तो मुझे देना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट दूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। अब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स भी क्या देना पड़ेगा? कम, यानी टैक्स सेविंग हो गई ना। ठीक है, और वही अगर इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो जितना प्रॉफिट हुआ उस पर एक तो टैक्स भी देना पड़ेगा, और साथ में फिर हम डिविडेंड भी देंगे।
ठीक है, तो डेट लेने से फायदा हो जाता है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो टैक्स भी बच जाता है, टैक्स सेविंग हो जाती है। अच्छा, आरओआई। आरओआई के ऊपर तो हमने डिटेल में स्टडी करना है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे। तो आरओआई मतलब, हम मान लो मैंने 5 लाख का उधार लिया, डेट लिया, 10% उसका इंटरेस्ट था। अब 5 लाख रुपए मैंने एक बिजनेस में लगाए। अब बिजनेस में लगा के मैंने 25% रिटर्न कमाया, 25% आरओआई कमाया। 10% देना पड़ेगा, क्या हो गया, दे देंगे आराम से। कमा तो मैं 25% रहा हूँ, देना पड़ेगा 10%, 15% तो बच गए ना। इसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। ठीक है। और वही अगर इक्विटी रेस करता तो नुकसान हो जाता। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट अभी न्यूमेरिकल से क्लियर होगा, इस पे भी शॉर्ट नोट आता है, ध्यान देना। अच्छा, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। जिसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा डेट और इक्विटी में, और ज्यादातर डेट में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर मैं इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा, इंटरेस्ट कवरेज ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट होता है, अगर मैं इतना कमा रहा हूं कि मैं अपना इंटरेस्ट इजीली दे पाऊंगा, तो हम डेट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज इक्विटी की तरफ जाएंगे। ठीक है। अगर हायर द रेशियो, द लोअर रिस्क दैट कंपनी फेल्स टू पे द इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, मान लो मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 20% है, 25% है, मतलब मैं या टाइम्स में मान लेते हैं, 5 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, दैट मीन्स मैं इतना कमा रहा हूँ कि इंटरेस्ट, मान लो मुझे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है, तो मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 टाइम्स हो गया, इसका मतलब है इंटरेस्ट मैं आराम से दे सकता हूँ। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अगर हायर है तो कंपनी डेट रेज कर सकती है। ठीक है। तो डेट सस्ता सोर्स है, डेट से टैक्स सेविंग होती है। अगर मेरा प्रोजेक्ट का आरओआई डेट से ज़्यादा है, इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं, और हम डेट को प्रेफर करेंगे। डेट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और कंपनी का अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है डेट से, डेट के इंटरेस्ट से, तो कंपनी इंटरेस्ट आराम से पे कर सकती है। ठीक है। तो अब आ जाओ न्यूमेरिकल के ऊपर। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक किया क्या, इसके बाद हम न्यूमेरिकल के ऊपर आएंगे। हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात की थी। पहले मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू ये समझाया था 3 तरीके के डिसीजन। फिर हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात की थी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट हम या तो फिक्स कैपिटल में करते हैं या वर्किंग कैपिटल में करते हैं। ठीक है। तो फिक्स कैपिटल यानी फिक्स असेट्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ फैक्टर्स हमने इसके ऊपर पढ़े थे। फिर वर्किंग कैपिटल के ऊपर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ फैक्टर हमने उसके पढ़े थे। सॉरी। उसके बाद फिर हम आए थे डिविडेंड डिसीजन पे। डिविडेंड मतलब कितना पैसा लौटाएं। तो डिविडेंड डिसीजन के ऊपर हमने उसके कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आखिरी में आ गए थे फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर, और हमने फाइनेंसिंग डिसीजन के कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। और फिर दो इंडिविजुअल टॉपिक है, आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है। एक है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब जो बिजनेस में हमारे पास पैसा है उसको हम अच्छे से एक ब्लू प्रिंट बना के खर्च करें। इससे क्या होगा, इससे उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा और वेस्टेज रुकेगी। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सेपरेट टॉपिक था। कैपिटल स्ट्रक्चर का भी सेपरेट टॉपिक है, कि पैसा हम किस हिसाब से रेस करें, डेट और इक्विटी का किस हिसाब से रेशियो बनाएं कि ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर देखे थे जिसमें डेट ज्यादा सस्ता पड़ रहा था एज कम्पेयर टू इक्विटी। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, कुछ न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल हैं जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। देखिए, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं अब हम। अच्छा, न्यूमेरिकल करने से पहले हमें एक बार ये इनकम स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट ईपीएस कैलकुलेशन कैसे होती है, ये बिल्कुल सेम है, रेशियो एनालिसिस चैप्टर में करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है ईबीआईटी, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेट। डेट का जो भी इंटरेस्ट है वो माइनस करते हैं। डेट मतलब उधार, चाहे लोन हो या डिवेंचर हो या बॉन्ड हो, कुछ भी हो। डेट का इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इसके बाद हमारा निकल के आता है ईबीटी, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम पे करते हैं टैक्स, फिर निकल के आता है ईएटी, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है। अच्छा, अर्निंग की जगह मैं प्रॉफिट वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, पीबीआईटी, पीबीटी, पीएटी। ठीक है, तो चलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। तो हमने पहले इंटरेस्ट माइनस किया, फिर टैक्स माइनस किया, फाइनली आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। अब अगर हमें कोई डिविडेंड देना है, डिविडेंड जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, प्रेफरेंस इक्विटी को। अगर डिविडेंड देना है तो वो डिविडेंड लेस हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। इक्विटी शेयर वालों के पास इक्विटी शेयर का कितना पैसा बच गया। तो डिविडेंड देने के बाद जो बच गया वो बचा कुचा सब किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर को मिलेगा। ठीक है। जनरली डिविडेंड जीरो दिया होगा, डिविडेंड दिया ही नहीं होगा क्वेश्चन में। तो अब डिविडेंड नहीं दिया होगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड जीरो हो जाएगा, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आ जाएगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ईपीएस। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड माइनस करना है अगर गिवन है तो, नहीं तो सीधा डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, निकल के क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब अर्निंग पर शेयर निकालने का यानी फॉर्मूला क्या बन गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी ईएई, इसको किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या निकल के आ जाएगा, ईपीएस। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला जो अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या लगाया बदले में क्या कमाया, तो हमने कमाया क्या, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और लगाया क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी डेट प्लस इक्विटी, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आरओआई निकल आएगा। एक ये छोटा सा फॉर्मूला और है फाइनेंशियल लिवरेज का, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फाइनेंशियल लिवरेज मतलब फाइनेंशियल रिस्क, ये फॉर्मूला बस मेन मेन ध्यान रखना, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अगर बाय चांस एग्जाम में पूछ लिया, वैसे पूछेगा नहीं, बाय चांस पूछ लिया तो ये फॉर्मूला यूज करके फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकते हो, यानी फाइनेंशियल रिस्क निकाल सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखना, ये मेन क्रक्स है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में। बट इसको मैं, ये जो ब्लू पॉइंट है, इसको मैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाता हूँ। ठीक है, पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड वांट टू रेज अ फंड ऑफ 40 लाख फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। 40 लाख रुपए का फंड चाहिए नए प्रोजेक्ट के लिए। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू रेज द अमाउंट। मैनेजमेंट को डेट भी चाहिए, इक्विटी भी चाहिए, मैनेजमेंट एक प्रॉपर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर चाहती है, यानी कुछ डेट हो कुछ इक्विटी हो, ताकि वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट कर सके। तो 40 लाख रुपीज फंड चाहिए, तो तीन अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3। पहले अल्टरनेटिव में इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, 40 लाख सारे के सारे इक्विटी से रेज कर लेते हैं, डेट जीरो। दूसरे अल्टरनेटिव में इन्होंने कहा नहीं नहीं, इक्विटी में 30 लाख, डेट 10 लाख। तीसरे अल्टरनेटिव में कहा नहीं नहीं, डेट इक्विटी में 10 लाख, डेट 30 लाख। अच्छा, इनका इंटरेस्ट रेट है 9%, मतलब जो डेट ले रहे हैं ना डिवेंचर या लोन, उस पर 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपी, टैक्स रेट है 30%, ईबीआईटी दिया हुआ है 8 लाख रुपीज, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये है 8 लाख रुपीज। तो अब स्टार्ट करते हैं, वही स्टेटमेंट बनेगी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडर विच ऑफ थ्री अल्टरनेटिव विल बी कंपनी बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इन तीनों अल्टरनेटिव में से किस में कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलेगा। डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज रेज विद इंक्रीज इन डेट। तो क्या अगर हम उधार लेंगे इक्विटी की बजाय, तो क्या हमारा ईपीएस हमेशा बढ़ेगा। तो अब जरा ध्यान दो, हमने क्या किया है, इक्विटी कम कर दी है, डेट बढ़ा दी है, तो ये पूछ रहा है अगर हम डेट बढ़ाते जाएं सारा डेट से कर दें तो क्या हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखो, तीन अल्टरनेटिव, वही स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई थी, अब ये सॉल्यूशन है हमारा, वही स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई थी उसी को अब हमने बनाया है। तो सबसे पहले ईवीआईटी, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। तो 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, तीनों सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट 8 लाख है। फर्स्ट केस में सारा का सारा इक्विटी था, डेट था ही नहीं, देखो। फर्स्ट केस में सारा इक्विटी है, सेकंड केस में 10 लाख डेट है, थर्ड केस में 30 लाख डेट है। देखो, फर्स्ट केस में सारा का सारा इक्विटी है तो इंटरेस्ट तो देना ही नहीं पड़ेगा, डेट ही नहीं है तो कौन सा इंटरेस्ट। सेकंड केस में सेकंड केस में 10 लाख रुपीज का डेट है, तो अब आप बताओ 10 लाख रुपए का 9%, 90,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, और थर्ड केस में 30 लाख रुपीज का डेट है, 30 लाख का 9%, कितना इंटरेस्ट आ गया, 2,70,000। तो जितना उधार था उतना हमने इंटरेस्ट दे दिया। अब आप बताओ ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, इसमें से हमने टैक्स माइनस कर दिया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब अर्निंग और प्रॉफिट सिमिलर वर्ड है तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें से अर्निंग आफ्टर टैक्स को, अब यहाँ पे क्वेश्चन में डिविडेंड तो है ही नहीं, डिविडेंड जीरो है, अब डिविडेंड जीरो माइनस होगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी एक ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से जीरो 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 तीनों में से माइनस करूंगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बराबर ही आएगा। ठीक है, तो अब हमने करा क्या, सीधा अर्निंग आफ्टर टैक्स को ही हमने डिवाइड कर दिया नंबर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अब आप देखो, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, 40,000। सेकंड केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, 30,000। और फोर्थ केस में नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 10,000। तो अब जरा इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो 40,000 से यहाँ पे डिवाइड किया, 30,000 से यहाँ पे किया, 10,000 से यहाँ पे किया, तो हमारा ईपीएस आ गया फर्स्ट केस में कितना, 14, नेक्स्ट केस में 16.5, और थर्ड केस में 37.10। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपसे जो पूछ रहा है, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट से ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द थ्री अल्टरनेटिव विल बी कंपनी बी एबल टू टेक
एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो कह रहा है इनमें से किस अल्टरनेटिव में कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, आरओआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब ईबीआईटी कितना है, 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 40 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप बताइए कितने परसेंट हो गया ये, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया जी 20%। कंपनी का आरओआई कितना है, 20%। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 9%। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे, अब मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की डेफिनेशन बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा ये था ना, 40 लाख रुपए में चाहिए था, तो पहले केस में सारी सिर्फ इक्विटी था, फिर हमने डेट इंट्रोड्यूस करा। जैसे जैसे हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, तो डेट पे हमें क्या होता है, टैक्स बेनिफिट होता है, टैक्स सेविंग होती है। यहाँ पे देखो, प्रॉफिट ज्यादा था, टैक्स भी ज्यादा देना पड़ा। देखो, प्रॉफिट ज्यादा था, टैक्स भी ज्यादा देना पड़ा, प्रॉफिट कम हुआ, टैक्स कम हो गया, प्रॉफिट और कम हुआ, टैक्स और कम हो गया। देखो, तो जैसे जैसे हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, हमारा जो टैक्स सेविंग है वो बढ़ता जाता है, जिससे हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, लेकिन ये अब हम कब तक कर सकते हैं, ये हम तब कर सकते हैं जब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई है, वो हमारे बिजनेस के, जो हमारा डेट है उसके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो। अगर मेरा बिजनेस का आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है और मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंट्रोड्यूस करता जा रहा हूँ, मतलब मुझे डेट सस्ता पड़ रहा है, तो मेरा जो ईपीएस है वो बढ़ता जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। अभी इसके 2-3 क्वेश्चन कराने हैं, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना। मैं अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे जैसे डेट इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा, तो बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग बेनिफिट, टैक्स सेविंग का मुझे बेनिफिट मिलेगा, टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा बिकॉज डेट चीपर होता है। ठीक है, तो डेट से जैसे जैसे इंट्रोड्यूस करूंगा मुझे टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलेगा, जिससे मेरा ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाएगा। इसी को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। और ये हम कब तक कर सकते हैं, जब तक हमारा आरओआई, मतलब हम देना पड़ेगा 9%, कमा रहे हैं 20%, जब तक हमारा आरओआई हमारे इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा। अगर आरओआई इक्वल हो गया या उससे कम हो गया, तो हमें हमारा फिर ईपीएस बढ़ेगा नहीं, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 2 क्वेश्चन थे। पहला, कौन से अल्टरनेटिव में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिल रहा है, तो आंसर इज अल्टरनेटिव 3। अल्टरनेटिव 3 में हाईएस्ट ईपीएस है, इसलिए इसमें हाईएस्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था, डज ईपीएस विज ऑलवेज इंक्रीज, क्या डी जो ईपीएस है वो हर हमेशा बढ़ता रहेगा, नहीं। अर्निंग पर शेयर विल ओनली रेज विद इंक्रीज इन डेट व्हेन इंटरेस्ट रेट इज लोअर देन आरओआई। तो मेरा आरओआई इस क्वेश्चन में कितना है, 20%, इंटरेस्ट रेट कितना है, 9%। अगर इंटरेस्ट रेट मेरा ज्यादा हो गया, तो मुझे फिर ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक कंपनी का अगर आरओआई उसके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, तो इसको हम फेवरेबल लिवरेज बोलते हैं, यानी हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। मतलब इक्विटी के बजाय डेट इंट्रोड्यूस करते जाओ, हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा। अगर हमारा आरओआई कम है इंटरेस्ट से, तो इसको अनफेवरेबल लिवरेज बोलते हैं, और इसमें हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आखिरी पॉइंट, आरओआई अगर बराबर है तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ईपीएस चेंज नहीं होगा। अब देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को पढ़ लेते हैं, क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस सच एज प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स। This is also known as financial leverage. It is advisable to use trading on equity when rate of interest on investment is more than rate of interest payable to debentures. तो जैसे जैसे हम इक्विटी की बजाय अगर किसी फिक्स सोर्स यानी डेट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट से पैसा लेते हैं, तो इससे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग बढ़ती है, ईपीएस बढ़ता है। इसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। इस सिचुएशन को फाइनेंशियल लीवरेज भी बोला जाता है। और ये तभी किया जाता है जब हमारा आरओआई, बिजनेस का आरओआई हमारे इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। एक न्यूमेरिकल और देख लो, इसी के ऊपर बेसिक सा न्यूमेरिकल है, सेम सेम न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए, वेदांश लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज divided into share of 100 each. The expansion purpose the company required additional funds. एक्सपेंड करना है, 5 लाख रुपए और चाहिए। अब इन्होंने दो अल्टरनेटिव लिए, पहले में 5 लाख पूरे के पूरे शेयर से रेस किए जाएंगे, दूसरे में डेबेंचर से रेस किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, और प्रीवियस वाला ये जो क्वेश्चन कराया है ये भी ऑल इंडिया 2019 में आया था। तो अब आप देखो, पहला ऑप्शन सारे पैसे इक्विटी से रेस करो, दूसरा ऑप्शन सारे पैसे डेट से रेस करो।
कंपनी प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 4 लाख पर एनम। तो कंपनी 4 लाख रुपए कमाती है, टैक्स का रेट है 50%। ठीक है, तो हमें अज्यूम करना है, देखो एक अजम्पशन बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन द सेम आफ्टर एक्सपेंशन, विच अल्टरनेटिव शुड बी यूज्ड। कह रहा है जितना आरओआई पहले था उतना ही अब है। अब आप बताओ कौन सा अल्टरनेटिव हम यूज करें। तो पहले तो हमने आरओआई कैलकुलेट किया। आरओआई कैसे कैलकुलेट किया? फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो हम कमा कितना रहे हैं भाई? कमा रहे हैं हम 4 लाख रुपए, ईबीआईटी हमारा 4 लाख है, 4 लाख रुपीज है। लगाया कितना था? हमने लगाया 10 लाख रुपीज। देखो 10 लाख कैसे लगाया, ये हमारा शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज है ना। तो हमने लगाया कितना था? 10 लाख लगाया था, यानी कंपनी का आरओआई कितना है? 40%। देखो 4 लाख रुपए कमा रहे हैं पहले, अभी अभी तक 10 लाख लगाया था, यानी कितना कमा रहे हैं? 40% कमा रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है आरओआई जितना पहले था उतना ही अब है। ओके, अभी भी आरओआई अब उतना ही आएगा। तो अब आप बताइए, अगर आरओआई उतना ही है तो नया ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन कितना आ जाएगा? तो आफ्टर एक्सपेंशन आ जाएगा ये 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईबीआईटी। देखो जरा क्वेश्चन में सीधी सीधी बात बोली हुई है, प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रेजेंट ईबीआईटी हमारा कितना है? ईबीआईटी है 4 लाख रुपीज। हमने क्या करा, हमने आरओआई निकाल लिया प्रेजेंट वाला। तो 4 लाख रुपीज कमा रहे थे अभी तक 10 लाख रुपए लगा के, तो कितना कमा रहे थे? 40%। ओके, अब हमें न्यू ईबीआईटी चाहिए आफ्टर एक्सपेंशन। तो आरओआई, ईबीआईटी, अब कितना लगा रहे हैं? 10 पहले से लगा हुआ था, 5 और लगा रहे हैं, तो अब कितना हो गया हमारी इन्वेस्टमेंट? 15 लाख। आरओआई 40% है। तो अब आप बताओ ईबीआईटी हमारा कितना निकल के आ जाएगा? ये लो, सब जगह फिल कर दो। तो 40% इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 40% लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं। तो अब आप बताइए 15 लाख का 15% कितना आ जाएगा? तो ईबीआईटी आ जाएगा 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, दैट मीन्स 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख रुपए हमारा न्यू ईबीआईटी आ गया। अब हमने क्या करना है? सेम वही प्लान वन है, जो एडिशनल पैसे हमें चाहिए वो या तो इक्विटी के थ्रू लें या डिबेंचर के थ्रू लें। अब ईबीआईटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपीज। अगर हम डिबेंचर के थ्रू लेंगे 5 लाख रुपए तो हमें 50,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? 5 लाख का 10%। अब ईबीटी आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, इसमें से हमने टैक्स माइनस कर दिया। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स या ईएई भी बोल सकते हो आप इसको, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, ईपीएस आ गया। अब आप जरा ध्यान से देखो, सेम वही हो रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम जैसे जैसे डेट इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है और हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेट चीपर सोर्स होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। लेकिन हम ऐसा तब कर सकते हैं जब हमारा जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो ज्यादा हो इंटरेस्ट रेट से। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था? 40%। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। तो इसीलिए हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलता। ठीक है, द कंपनी शुड यूज प्लान टू इन ऑर्डर टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। तो जिसमें ईपीएस ज्यादा होगा हम वो वाला प्लान ऑप्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये एक और न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, थर्ड न्यूमेरिकल। ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लो एक बार इसको भी, ये बहुत सिंपल है। देखिए 14% डिवेंचर है 4 लाख रुपीज के, 10,000 इक्विटी शेयर है 60 रुपीज का। द कंपनी रिजल्ट, कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए और टैक्स रेट है 50%। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो, और साथ में आपसे पूछ रहा है रीजन वेदर द अबव एग्जाम्पल इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो सिंपल से दो बात बोल रहा है, आरओआई निकालो और ये फेवरेबल है या नहीं। ये सीबीएसई 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो अब देखो हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल। हमें ईबीआईटी गिवन था, कितने रुपए था? 2 लाख रुपीज। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आया अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस किया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, डिविडेंड तो गिवन ही नहीं है तो डायरेक्ट अर्निंग आफ्टर टैक्स पे ही हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। तो ईई, अब ईपीएस निकाल लिया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, या फिर आप अर्निंग आफ्टर टैक्स से भी सीधा निकाल सकते हो अगर डिविडेंड गिवन नहीं है तो ईपीएस हमारा कितना आया? 72 रुपीज आया। अब ईपीएस 72 आ गया तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हमने निकाल दिया, 7.2 रुपीज पर शेयर, ये रुपीज है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लगाया कितना? लगाया हमने 10 लाख, 6 लाख की इक्विटी, देखो 4 लाख रुपीज की डेट और 6 लाख रुपीज की इक्विटी, तो लगाए कितने? 10 लाख रुपए लगाए, कमाए कितने? 2 लाख रुपए कमाए। ठीक है, तो आरओआई कितना हो गया? 20%। अब आप बताओ इंटरेस्ट रेट कितना है इस क्वेश्चन में? 14, कमा कितना रहे हैं? 20।
20 कमा रहे हो, 14 तो आराम से दे सकते हो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, यानी डेट रेज करेंगे हम, इसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, या मैं बोल सकता हूँ इंटरेस्ट रेट कम है आरओआई से, इसको फेवरेबल लीवरेज बोलते हैं। अगर उल्टा होता, कमा कम रहे हैं, ब्याज ज्यादा देनी पड़ रही है, इसको अनफेवरेबल लीवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गया। एक क्वेश्चन और है लास्ट, ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 22-23 का, और ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को और देख लो, इसमें रिवर्स जाना है इसलिए थोड़ा टेक्निकल है। Krish Limited is a businessman of manufacturing and export carpet and other decor products. It has share capital of 70 lakh 100 each, यानी 70,000 शेयर है, 100 रुपए का एक, तो 70 लाख हो गए। और ये 50 लाख रुपीज और रेस करना चाहता है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो डिबेंचर के पास जाए या शेयर से जाए, ठीक है। अब आपको कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजर मिस्टर प्रभाकरन हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी कैन रेज फंड बाय इशूइंग डिबेंचर। तो इन्होंने डिसाइड किया कि 50 लाख रुपीज हम डिबेंचर से रेज करेंगे। ओके, गिवन दैट अर्निंग पर शेयर, अब यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर आपको निकाल के दी हुई है 35%, टैक्स दिया हुआ है 30%। अब आपको रिवर्स जाना है, ईबीआईटी निकालना है। ईबीआईटी आएगा तो आरओआई पता चल जाएगा। अब अगर आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा आ रहा है तो भाई जाओ डिबेंचर से रेस कर लो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले लो। तो अब यहाँ रिवर्स जाना है, आपसे पूछ रहा है क्या मिस्टर प्रभाकरन गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन, क्या मिस्टर प्रभाकरन ने सही बोला डेट से पैसा रेज कर लो, इक्विटी से मत लो करो। आपको ये बताना है। तो हमने क्या करा, ओके अर्निंग पर शेयर हमें पता है, ये अर्निंग पर शेयर आ गया 24,50,000। अब देखो जरा इधर, अर्निंग बिफोर टैक्स एक्स, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, डिविडेंड माइनस करेंगे यही आएगा। यही हमारी इक्वेशन थी जो हमने सीखी थी। अब मैंने क्या करा, अर्निंग बिफोर टैक्स को एक्स मान लिया। अब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे 0.30, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। डिविडेंड तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं है इसलिए इसको जीरो मान लिया। तो रिवर्स जा रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो एक्स माइनस 0.30 इज इक्वल टू 24,50,000, एक्स की वैल्यू आ गई 35 लाख, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 35 लाख रुपीज। अब हमें लेकिन चाहिए क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो अब ये कैसे आएगा, देखो, अब ईपीएस निकालना है ना हमें, पहले एक बार एक काम करते हैं, ईपीएस निकाल लेते हैं। देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, अर्निंग बिफोर ईपीएस तो गिवन है ना यहाँ पे, मैंने देखो फॉर्मूला अलग से भी निकाल के दिखा, ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अर्निंग पर शेयर हमें गिवन है 35 रुपीज, शेयर कैपिटल गिवन है 70 लाख, फेस वैल्यू 100, तो शेयर आ गए 70,000। एडिशनल फंड चाहिए हमें 50 लाख, डिबेंचर के थ्रू रेस करेंगे, और इंटरेस्ट देना है 3.5 लाख रुपए। अगर हम 50 लाख का फंड डिबेंचर 7% डिबेंचर के थ्रू रेस करते हैं तो 3.5 लाख का इंटरेस्ट बनेगा। ओके, तो अब आप देखो ईबीआईटी हमें निकालना है, तो ईबीआईटी कैसे निकालेंगे, ईबीटी निकल चुका, इसमें इंटरेस्ट प्लस करेंगे ईबीआईटी आ जाएगा। अब ईबीआईटी आ गया तो आरओआई निकाल लिया, 38,50,000 रुपये हमारा ईबीआईटी आया। इन्वेस्ट कितने करें हैं, 70 पहले किए हुए हैं, 50 और करने हैं, तो आरओआई आ गया 32.80। अब आप बताओ इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट देना है 7% और आरओआई कितना है 32। आरओआई तो बहुत ज्यादा है ना हमारा इंटरेस्ट रेट से। अब क्योंकि आरओआई ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो कंपनी कैन चूज टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो हम इजीली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज कर सकते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजर वाज जस्टिफाइड बाय मेकिंग दिस रिकमेंडेशन, तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो बिल्कुल सही था, उसने सही रिकमेंडेशन दी है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था, हम यहाँ रिवर्स गए हैं, हमें ईपीएस गिवन था, ईपीएस से हम रिवर्स गए हैं, हमने ईबीटी निकाला, ईबीटी के अंदर इंटरेस्ट जोड़ के ईबीआईटी निकाला, ईबीआईटी निकालने के बाद आरओआई किया, ठीक है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो हम वहाँ से देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, तो इस चैप्टर के लिए इतना ही करते हैं, हमने इनफ प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चंस की भी। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टाटा, सी यू।